हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी एक बेहतरीन श्रृंखला 30 दिन के अंदर में आपका सीटेट का कंप्लीट सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट 30 डे जो क्रैश कोर्स है फ्रेंड्स, ये आप लोगों की फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कंप्लीशन प्लस रिवीजन जो है आप लोगों की होने वाली है। सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे इसके अंदर में। ये आज का पहला दिन है, पूरा लेक्चर देखिए आप लोग। इसके अंदर में हम लोग जो है इसी लेक्चर के अंदर में पूरा जो हमने पढ़ा होगा उसके रिवीजन भी करेंगे। आपको टेस्ट मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट मिलेंगी। इस पूरे क्रैश कोर्स में बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। कैसे एनरोल करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पूरा लेक्चर आप लोग सबसे पहले तो देखिए। इसके पहले हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा एक कोट शेयर करना चाहूंगा। इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, अगर आप बड़ी चीज नहीं कर सकते ना, कोई बहुत बड़ी चीज एक साथ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है, कि 140 का सपना जो हम लोग यहाँ पर में देखकर जा रहे हैं कि 140 प्लस लेकर आना है। डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, छोटी छोटी चीजें कीजिए ग्रेट वे के अंदर में। आज का लेक्चर पूरा अच्छे से देखिए आप लोग, आज की पूरी रिवीजन कीजिए। आज जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ ऐप के ऊपर में, वो देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप के लिए। आज जो क्विज देने वाला हूँ वो कीजिए, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए। छोटी छोटी चीजों को अच्छे तरीके से कीजिए, ग्रेट थिंग्स अपने आप अचीव हो जाएंगी। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? अगर छोटी छोटी चीजें अच्छे से की जाए तो एक बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर सकती है। हाथ ऊपर कर देंगे सभी लोग, जितने भी लोग एग्री करते हैं। और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली बच्चे जो है जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में। सेशन को शेयर भी करते रहिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से बता दूं, पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। रोज जो है फ्रेंड्स हम लोग टॉपिक्स, आज भी मैंने जो है चैप्टर्स उठाए हिस्ट्री में से, ठीक है, ज्योग्राफी में से, पॉलिटी में से और पेडागोजी में से भी टॉपिक्स उठाए हैं। मतलब पूरा 30 दिन में पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होगा फ्रेंड्स सिलेबस प्लस रिवीजन के साथ में। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ में लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों के पहले चैप्टर में से ही है। प्राचीन भारत में पांडुलिपियां लिखने के लिए पारंपरिक रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? पांडुलिपि और मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, इंटरचेंजेबली है। ये इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको पांडुलिपि बोलते हैं। मतलब पुराने जमाने की जो लिखावट वाली हमें वस्तुएं मिली है, जो लिखे हुए स्रोत मिले हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो पुराने जमाने में जो मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियां मिली है हमको, जिसके ऊपर में पुराने जमाने के लोगों ने जो लिखकर हम छोड़ा है, उनका जो ज्ञान था, जो उनकी बातें थी, जो लिखी हुई है, ठीक है, वो आप लोगों को दो चीजों पे मिलती है। एक तो ताड़ के पत्तों पर मिलती है, ताड़ के पत्तों पर, और दूसरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का भुर्ज नामक पेड़ होता है उसकी छाल पर। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का, ताड़ के पत्तों पर, ठीक है, ताड़ के पत्तों पर और भुर्ज नाम का जो पेड़ होता है उसकी छाल पर। इंग्लिश में भी दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। ताड़ के पत्तों को इंग्लिश में पाम लीव्स बोला जाता है, पाम लीव्स, पुराने जमाने की जो पांडुलिपि हमको मिली है वो, ठीक है। और बार्क जो है, बर्च नाम का पेड़ होता है जिसको भुर्ज भी बोलते हैं हिंदी में, उसकी बार्क मतलब उसकी छाल के ऊपर में लिखते थे ये इस तरीके से, ठीक है। तो पुराने जमाने के जो लोग थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट को, ठीक है, ताड़ के पत्तों पर या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखते थे। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, एक और चीज, ये पांडुलिपि या जो इंग्लिश के अंदर में जो इसका वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट, ये कहां से आया है? मैन्यूस्क्रिप्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं याद रखना है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है हाथ। तो मैनू स्क्रिप्ट, ठीक है, मैनू मतलब मेरा नहीं है इसके अंदर में, मैनू मतलब यहाँ पर में है मैन्यू स्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई जो चीजें है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मैनू कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब हाथ होता है, ये याद रखना है। सभी लोग लिख देंगे और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है अगर पॉसिबल हो तो इस क्वेश्चन को भी आगे में कहीं तो भी लगा दिया जाए, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज है, ये देखिए, ये लिटरेरी सोर्स जो है ये नरम चीज के ऊपर में, ताड़ के पत्ते नरम है, ठीक है, भूर्ज नाम का जो पेड़ है वो नरम है, उसके ऊपर में लिखा गया था। लेकिन जो शिलालेख होते थे, शिलालेख या अभिलेख, ये आप लोगों के जनरली हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे, हार्ड सरफेस के ऊपर में। अगर मान लो अपने भुर्ज नामक पेड़ की छाल या फिर ताड़ के पत्तों पर लिखा है तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाएगा, पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन अगर आपने हार्ड सरफेस पर, मतलब कि कठोर सतह पर अगर आपने कुछ लिखा है या उकेरा है, जैसे पत्थर, ईंट, धातु, दीवार, उसके ऊपर में कुछ इस तरीके से बनाया है, तो इसको अभिलेख या फिर शिलालेख बोला जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या क्रिएट होता है बताइए जल्दी से, क्या डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों में, अभिलेख और शिलालेख के अंदर में? अभिलेख और शिलालेख के अंदर में डिफरेंस ये है फ्रेंड्स आप लोगों का कि अभिलेख जो है वो कठोर सतह पे लिखा जाता था या उकेरा जाता था, और जो पांडुलिपियां है आप लोगों की, ठीक है, वो भुर्ज नामक पेड़ की छाल या फिर आप लोगों का ताड़ के पत्तों के ऊपर में लिखी जाती थी। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। जितने भी बच्चे हैं एक बार जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार जो पीसीआर टीम है हमारी, वो जल्दी से अगर एक बार ये जो एरर आ रहा है उसको एक बार ठीक कर लीजिए, जो अटक रहा है, ठीक है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, सबसे प्रारंभिक पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? 2018 का क्वेश्चन, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बता देंगे। और एक बार हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा ना फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर मैं मुझे लगेगा कि यार ये जो पूरी मेहनत है, जो पूरा 30 दिन तक लगातार करने वाला, उसके लिए हिम्मत मिल जाएंगी आप लोगों से। और हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। और टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसकी पीडीएफ, इसकी नोट्स और इसका जो है आपको सब कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर में टेस्ट भी होने वाली है। पांडुलिपियां लिखी गई थी आप लोगों की पाम लीव्स पर, ताड़ पत्र के ऊपर में। 2018 का एक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में ठीक है, ताड़ के पत्तों के ऊपर में यह भूज नामक छाल, पेड़ की छाल पर लिखी गई थी। अब ये क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं हट जाता हूँ। आप लोग यहाँ पर में देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इसके अंदर में आप लोगों से पूछा गया है कि पांडुलिपि और शिलालेख, शिलालेख इंस्क्रिप्शन अभिलेख आपका, इसके ऊपर में क्या फर्क है ये आपको बताना है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट, इसमें बोला गया है कि जनरली ये ताड़ के पत्तों पर या फिर भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है ये बात। पांडुलिपि आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर या बर्च नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। अगर शिलालेख या अभिलेख की बात करें तो ये पत्थर और धातु जैसे जो अपेक्षाकृत कठोर सतह होती थी उसके ऊपर में लिखा जाता था। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, याद रहेंगी ये सारी चीजें आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। तो दोनों ही यहाँ पर में पॉइंट्स क्या है आप लोगों के सही है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सही उत्तर को चुनिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अटक रहा है थोड़ा सा ये, मैं चाहूंगा कि हम एक स्क्रीन को यहाँ पर में कम कर सकते हैं ताकि हम इसके ऊपर में ही रहे जनरली। ठीक है, चलिए ओके। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग तब तक इसका आंसर करिए। मैं आपको आपके लिए जो है वो और क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, चंद्रमा हमें अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर सारे फ्रेंड, चंद्रमा हमें बाकी के मुकाबले में बड़ा क्यों दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है आप लोगों का। चंद्रमा हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है फ्रेंड्स क्योंकि वो बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज है, जो हमारे आकाशीय पिंड है, तारे वगैरह जो है, ग्रह है, जो छोटे छोटे से दिखाई देते हैं रात के आसमान में हमें, उनसे पृथ्वी से ज्यादा क्लोज है। ठीक है, बाकी के जो खगोलीय पिंड है उनके मुकाबले में ज्यादा पास है। चंद्रमा पास है कि नहीं आप लोगों के? ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। तो चंद्रमा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये पास है बाकी के सेलेस्टियल, बाकी के तारे वगैरह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह या बाकी के जो और तारे वगैरह है हमारे ब्रह्मांड के अंदर में, उनके मुकाबले में इसी वजह से ये हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। जितने लोगों ने सही आंसर लगाया था हाथ ऊपर कर देंगे एक बार सभी लोग। और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए ताकि हम लोग इसी तरीके से फ्रेंड धमाकेदार जो क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है, चंद्रमा हमें बड़ा क्यों दिखता है? एनसीईआरटी में दिया है क्यों बड़ा दिखता है, क्योंकि वो हमारे से ज्यादा पास में है बाकी प्लेनेट और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के मुकाबले में। अच्छा, एक चीज आपको पता है, ये देखिए यहाँ पर मैं अगर आप लोग थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पर में क्या समझ में आ रही है, चंद्रमा का एक ही साइड आपको दिखाई दे रहा है, देखिए लाल वाला। कितने लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। ऑब्जर्व अगर कर पा रहे हो आप लोग तो बताना मुझे। देखिए चंद्रमा गोल घूम रहा है लेकिन एक ही साइड हमें दिखाई दे रहा है, एक ही साइड है हमारे तरफ में। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है फ्रेंड्स वो देखिए खुद का चक्कर तो लगा रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। और ऐसा वो टाइडली फिक्स्ड हो चुका है, उसका उसका पृथ्वी का एक चक्कर लगाना और खुद का एक चक्कर लगाना इस तरीके से फिक्स हो चुका है कि उसका केवल एक ही साइड हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो मून जो है पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, पृथ्वी के अराउंड घूमता है, लेकिन इसका केवल एक ही साइड हमें दिखाई देता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। आज तक आपने चांद का दूसरा हिस्सा अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन एक चीज है, चांद का दूसरा ही साइड जो है हम लोगों ने जो वहां पर में सैटेलाइट वगैरह या जो हम लोगों ने भेजे है ना, हमारे जो चंद्रयान वगैरह भेजा है हम लोगों ने, अपोलो मिशन भेजे थे अमेरिका ने, उनके माध्यम से हमने देखा है। ठीक है, तो ओनली वन साइड, पृथ्वी से केवल एक ही साइड दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगाने में और खुद का चक्कर लगाने में उसको सेम समय लगता है। 27 दिन में, लगभग 27 दिन में वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और खुद का भी एक चक्कर लगाता है। ये इस तरीके से होता है कुछ तो भी। ये देखिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, भाई रुक जा तू, ये देखो, ये देखिए इसका ये दिख रहा है आपको, और ये ठीक है हमारा छोटा सा टकलू। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं, आप इसको ऑब्जर्व करिए, सभी के सभी लोग ऑब्जर्व करिए इसको। ठीक है, एक ही साइड देखिए, पृथ्वी से एक ही साइड दिख रहा है, ये आप हो, ओके, और एक ही साइड इसका दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये गोल घूम रहा है लेकिन पृथ्वी का चक्कर और खुद का चक्कर एक ही सेम समय में लगा रहा है। चलिए अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ये क्वेश्चन रीजन वाला, एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर में आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो है डर जाते हैं इसमें। ठीक है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। ए क्या बोल रहा है
द सेम साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज विजिबल फ्रॉम अर्थ। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा आपके माइंड में छप जाएगा। अगर करना है तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए आप लोग। आप लोगों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है 140 प्लस स्कोर करने का। जो भी बच्चा 140 प्लस स्कोर करेगा इस क्रैश कोर्स के अंदर में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसमें एनरोल करके फ्री ऑफ कॉस्ट 140 प्लस अगर स्कोर कर जाता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा की तरफ से उसको एक लैपटॉप मिलेगा उसकी मेहनत के लिए, ताकि बाकी लोग भी और उससे इंस्पायर होकर और मेहनत करें। ठीक है, देखिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष या एक ही भाग हमें दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला तो पॉइंट बिल्कुल सही है। बट क्यों, ऐसा क्यों होता है? द मून टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब चंद्रमा को पृथ्वी के अराउंड घूमने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है जितना कि उसको खुद का एक्सिस पूरा करने में, मतलब खुद का एक चक्कर लगाने में लगता है। इसी वजह से हमें एक ही हिस्सा दिखाई देता है। तो ए का जो आंसर है कि क्यों हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, उसका रीजन आर में दिया हुआ है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, जल्दी से बताएंगे, दिया हुआ है ना। इसी वजह से फ्रेंड्स आर जो है वो ए को एक्सप्लेन करता है। तो बोथ, दोनों के दोनों, ए और आर दोनों के दोनों सही है, और आर जो है वो एक्सप्लेन करता है ए को। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है, 92% लोगों ने सही आंसर दिया था, 92% लोगों ने फ्रेंड्स। मतलब ये क्लास ऐसी क्लास बन गई अब, ये क्रैश कोर्स हमारा, जो कि अब टॉपर्स प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर में, क्योंकि आप लोग देखिए कंटिन्यूअसली बच्चे जो है यहाँ पर में आंसर्स करते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ तो आप देख रहे हो यहाँ पर में अपना चक्कर और पृथ्वी का चक्कर लगाने में उसको सेम समय लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव निर्मित उपग्रह, अच्छा अब ये मानव निर्मित उपग्रह का मतलब क्या है? देखिए उपग्रह का मतलब दो तरीके से हो सकता है। एक होते हैं नेचुरल उपग्रह, जैसे चंद्रमा उपग्रह है हमारा, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि हमने नहीं बनाया उसको, वो अपने आप बना हुआ है, तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन कुछ सैटेलाइट हम भी भेजते हैं, है ना, अंतरिक्ष में भेजते हैं ना हम लोग उपग्रह को, तो वो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या चंद्रमा का चक्कर लगाना होता है क्या उनका उद्देश्य सैटेलाइट का, उपग्रह का? भाई सैटेलाइट है तो मतलब वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होगा, चंद्रमा की परिक्रमा थोड़ी कर रहा होगा वो। टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन, मतलब ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और संचार के लिए हम भेजते हैं। ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन को भेजने के लिए थोड़ी ना उपग्रह का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो तो स्पेस रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल एटमोस्फियर, एक कृत्रिम वातावरण बनाने के लिए वहां पर में। आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर करिए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, कोशिश करिए। ठीक है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबियत से उछालो यारो, कोशिश तो करो आप लोग कमेंट में आंसर करने की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए मून के अराउंड में भेजने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम लोग रॉकेट्स वगैरह भेजेंगे। ठीक है, हम लोग ह्यूमन को स्पेस में भेजने के लिए भी रॉकेट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिफिशियल एटमोस्फियर बनाना हमारा कभी उद्देश्य है ही नहीं अभी, हमारा फिलहाल के अंदर में इतने बड़े नहीं हो गए हम लोग। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए और संचार माध्यम के लिए हम लोग करते हैं। ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखिए उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है, जैसे कि सूर्य पृथ्वी के जो पृथ्वी है सूर्य के अराउंड घूम रही है, वैसे ही पृथ्वी के अराउंड में चंद्रमा घूम रहा है, तो चंद्रमा हमारा नेचुरल उपग्रह हो गया। ठीक है, ऐसे कई सारे अलग अलग ग्रहों के उपग्रह है। लेकिन अगर हमने खुद ने ऐसा कोई उपग्रह बनाया है, कोई ऐसा पिंड बनाया है जो पृथ्वी के अराउंड या किसी ग्रह के अराउंड घूम रहा है, तो उसको मानव निर्मित उपग्रह कहेंगे। तो ये कृत्रिम पिंड है, इसका उपयोग जो है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, मतलब यूनिवर्स के बारे में छानबीन करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूनिवर्स के, और कम्युनिकेशन के लिए। जैसे अभी आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हुए हो मेरे से। ठीक है, तो अगर आप लोग मान लो कि स्टार लिंक का भी इंटरनेट आने वाला है, वो जो है ना एलोन मस्क भैया तुम्हारे चचा, ठीक है, टेस्ला वाले, वो जो है वो एक ऐसा इंटरनेट का सिस्टम बना रहे हैं स्टार लिंक का, कि गांव गांव के अंदर में सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली जो है आपके घर में इंटरनेट आएगा। ठीक है, मतलब आप नेटवर्क उटवर्क की दिक्कत ही खत्म हो जाएंगी आपकी, हर जगह पे इंटरनेट, पूरे पूरे दुनिया भर के अंदर में। वो स्टार लिंक नाम से पूरा जाल बिछा रहा है वो। तो मानव निर्मित उपग्रह ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के लिए और संचार माध्यम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा, तो प्लीज बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलूं, उससे पहले जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, लगभग 12,000 साल पहले कौन सा प्रमुख जलवायु परिवर्तन हुआ था? 12,000 साल पहले क्या हुआ था? एज पर एनसीईआरटी आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है सर आज के क्लास करने में, ईस्ट और वेस्ट दानी से। थैंक यू वेरी मच नीलोफर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, चलिए
एक बार सभी लोग जो है फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो, हर एक टेलीग्राम में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में सेशन शेयर हो जाना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हर कोई बच्चा। इसी से जो है फ्रेंड्स पूरी टीम मोटिवेट होगी और आप लोगों के लिए और ज्यादा क्लासेस और लंबी लंबी क्लासेस हम लोग ले पाएंगे। लगभग 12,000 साल पहले क्या चेंज हुआ था फ्रेंड्स? ठीक है, थैंक यू। तो जो है फ्रेंड्स, पृथ्वी का वातावरण चेंज हुआ था 12,000 साल पहले। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पूरा का पूरा ये प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, जो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को करवाता हूँ क्लासेस के अंदर में। ठीक है, जो भी बच्चे आगे में जाके केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। सुपर टेट के लिए, बीपीएससी के लिए, ठीक है, टीआरई के लिए अगर आप कर रहे हो, डी ट्रिपल एस बी के लिए, तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आप जुड़ सकते हो। प्रीमियम लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 12,000 साल पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स, हमारे पृथ्वी के अंदर में, हमारे पृथ्वी के वातावरण में कुछ चेंज आया। क्या चेंज हुआ? हमारी पृथ्वी जो है लगभग पहले के मुकाबले में गर्म हो गई। पहले थोड़ा सा ठंडी थी पृथ्वी, आइस एज चल रहा था, उसके मुकाबले में थोड़ी सी गर्म हो गई पृथ्वी। तो 12,000 साल पहले पृथ्वी ठंडी हुई थी या गर्म हुई थी? पृथ्वी जो है फ्रेंड्स गर्म हुई थी, ये याद रखना है। अब पृथ्वी गर्म हो गई, पहले जो है बर्फ ढकी हुई थी। आप लोग इमेजिन करो, इमेजिन करो, ठीक है, आंख खोलकर इमेजिन करो। पहले पृथ्वी ठंडी है, पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों के ऊपर में बर्फ जमी हुई है। अब पृथ्वी थोड़ी सी गर्म होगी तो बर्फ पिघलेंगी या और बढ़ेंगी? आप लोग बताइए, आप लोग तो इतने होशियार लोग हो, आप लोग बताइए क्या होगा? तापमान बढ़ने से वो बर्फ पिघलेगी, है ना, बर्फ पिघलेगी। तो बर्फ पिघलने से क्या होगा? घास के क्योंकि वो जमीन खाली हो गई, तो घास के मैदान वहां पर में बनेंगे। अब घास के मैदान बनेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि घास उपलब्ध है, जो भाई जो उपलब्ध हो वही तो खाओगे आप लोग। ठीक है, तो घास के मैदान उपलब्ध होने लगे, घास के मैदान बनने लगे, तो शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। कारण ये भी था कि भाई खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए, खाना मिल रहा है, मस्त पे की तुम्हारी जॉब लग जाएगी। ठीक है, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारी जॉब लग गई। अब तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे? तुम्हारी शादी करा देते। शादी कराने के बाद में वो क्या बोलेंगे? ठीक है, तुम्हारे जो पर दादी है, पर नानी है, बोलेंगे बेटा मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम्हारे जो है मेरे पोते की पर पोते की पर नाती के जो है वो चेहरा देख लूं। ठीक है, फिर मैं स्वर्ग सिद्ध आ जाऊंगी। ठीक है, फिर आप उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि आपकी जॉब लग गई, अब खाना पीना तो आपका अवेलेबल है, आप कर सकते हो अभी। ठीक है, मतलब बच्चे जो है प्लान कर सकते हो। फिर क्या होगा? फिर वो बोलेंगे यार एक पोता हो गया, एक पोती भी चाहिए यार, मतलब मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक पोती भी हो हमारे इसमें। ठीक है, फिर आप लोग बोलेंगे चलो ठीक है यार, दादी पर दादी की इच्छा है, पर नानी की इच्छा है, वो भी कर लेते। मतलब अगर खाना उपलब्ध रहा तो संख्या बढ़ जाती है किसी ना किसी वजह से, या कोई ना कोई आप लोग कर ले तो। ठीक है, तो खाना उपलब्ध था। ठीक है, खाना उपलब्ध था, तो हिरन, मृग, बकरी, भेड़, मवेशी जैसे जो जानवर थे, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि आप खाना, उनके घास खाने वाले जानवर जो है उनकी संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि उनके पास में खाना अवेलेबल था। अब उनकी दादी नानी ने नहीं बोला था कि बेटा हिरन एक और हिरनी ला, वैसा नहीं था उनका, लेकिन खाना उपलब्ध था जिस वजह से इनकी संख्या में वृद्धि हुई। ओके, तो 12,000 साल पहले क्या हुआ? वातावरण गर्म हुआ, गर्म होने की वजह से घास के मैदान बने, और उसके वजह से फिर ये जानवर बने। ये जानवरों की वजह से गर्म नहीं हुआ जानवर, हमारी पृथ्वी, ये गर्म हुआ, घास के मैदान बने। क्रोनोलॉजी समझिए आप लोग, थोड़े समय के लिए मेरे को अमित शाह समझो, क्रोनोलॉजी समझो आप लोग। ठीक है, 12,000 साल पहले पृथ्वी गर्म हुई, घास के मैदान बने, शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, और गेहूं, जौ, चावल वगैरह अपने आप जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे। फिर बाद में मानव ने उसको उत्पादन भी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 12,000 साल पहले क्या हुआ था? आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में एक बार फिर से कर देंगे, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। एग्जाम्पल में मजा आ जाता है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, पीवाईक्यूज आपका सी टेट पीवाईक्यू जनवरी 2021 का। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग। थैंक यू राहुल शर्मा, रोहित शर्मा जी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये आप लोगों का पीवाईक्यू, अगर आप लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच दीक्षा यादव। देखिए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास के, ठीक है, जो है आप लोगों के मैदान की संख्या में वृद्धि हुई। 12,000 साल पहले क्या हुआ था? तापमान बढ़ा था क्या? वार्म हुआ था क्या? बिल्कुल जी हाँ, वार्म हुआ था। ठीक है, कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने की वजह से घास के मैदान में, घास के मैदान जो है वो बढ़ने लगे। बिल्कुल सही बात है, घास के मैदान बढ़ने लगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप्स, गोट, शीप्स एंड कैटल्स, मतलब इन जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, तो क्या दोनों के दोनों सही है या दोनों गलत है? पहले तो ये डिसाइड कर लेते कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है।
क्या 12,000 साल, एक एक करके हाँ या ना में जवाब देना आप लोग, ठीक है। एक्टिविटी करेंगे हम लोग, आप लोग आंसर करिए। क्या 12,000 साल पहले गर्मी बढ़ी थी? जी हाँ बढ़ी थी। क्या घास वाले मैदान बने थे? जी हाँ बने थे। तो पहला वाला आपका सही है बिल्कुल। स्टेटमेंट नंबर ए सही है। तो जहां पर मैं उसको उसको गलत बोला वो काट दो, तो डी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है। तो डी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ए को फॉल्स बोला है। बी देख लेते, हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई थी क्या? जी हाँ हुई थी। तो बी भी सही है। तो जहां बी को फॉल्स बोला है वो भी आंसर नहीं हो सकता, तो सी भी आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है दोनों के दोनों सही है और बी इज द रीजन फॉर ए। बी की वजह से ए हुआ, मतलब बारहसिंगा, हिरन, बकरी, भेड़, मवेशी बढ़े, जिस वजह से 12,000 साल पहले गर्मी बढ़ गई। इनके वजह से गर्मी बढ़ी थी क्या? आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हो बेचारे छोटे छोटे मासूम मासूम से जानवरों के ऊपर में। हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी, इनके वजह से गर्मी बढ़ी थी क्या? या उल्टा हुआ था कि गर्मी बढ़ी, घास के मैदान बढ़े, जिस वजह से इनकी संख्या बढ़ी थी? तो बी इज द रीजन फॉर ए, मतलब इन लोगों ने गर्मी बढ़ा दी, ऐसा बोल रहा है ये। गलत। इनके वजह से गर्मी नहीं बढ़ी थी, ठीक है। तो बी जो है वो रीजन है बोल रहा है ए का, ये नहीं है। बी जो है वो ए का रीजन नहीं है। बी इज नॉट द रीजन फॉर ए। तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट द रीजन फॉर ए। उल्टा हुआ था, उल्टा, ठीक है। 12,000 साल पहले पहले गर्मी बढ़ी, फिर बारहसिंगा और बकरी वगैरह। तो अगर ऐसा होता कि ए इज द रीजन फॉर बी तो सही होता आपका। कितने लोगों को समझ में आ गया? ए इज द रीजन फॉर बी होता तो सही होता, ठीक है। लेकिन बी इज द रीजन फॉर ए, ये गलत है। ये एक्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 140 तक भी आप लोग जा सकते हो अगर इस तरीके की रीजनिंग आपने डेवलप कर ली तो। ये रीजनिंग डेवलप करनी है आप लोगों ने। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान यहाँ पर मैं देता रहेगा। 600 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया है फ्रेंड्स, 850 बच्चे हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा एक बार शेयर सेशन को जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर दे, ठीक है। हम लोग इसी तरह से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहेंगे। आपको पीडीएफ और क्विज भी मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, आप लोगों को यूनिट टेस्ट भी मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, ठीक है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर में। ओके, तो 12,000 साल पहले जानवरों की संख्या में वृद्धि कैसे हुई? क्योंकि गर्मी बढ़ी, गर्मी की वजह से घास के मैदान बने और इन जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई थी, ठीक है। अच्छा, ये 12,000 साल पहले जब गर्मी बढ़ी, इस समय काल को क्या कहा जाता है? आप लोग एक बार टाइप करके बताओ जल्दी से, क्या कहा जाता है इस समय काल को? इस समय काल को कहा जाता है मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जो लोग अतीत में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, आपकी रिगार्ड करने से मैंने बीपीएससी टीआरई 1 में सेलेक्ट हो गई, बहुत बहुत थैंक यू सर। चलिए नाजमी अफसान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके प्यारे से कमेंट के लिए। और बाकी बच्चे जो है वो भी अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं नाजमी अफसान जी ने जो है यहाँ पर मैं सफलता हासिल की है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भी जो है सफलता हासिल कर सकते हो, ठीक है। जो लोग अतीत में बनी हुई, मतलब पुराने समय में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसका अध्ययन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, पुरातत्ववेत्ता। जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। 22 दिसंबर 2021 की शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, जिसके अंदर में आप पुरानी चीजों को रिकवर करते हो, उनकी स्टडी करते हो, ठीक है, आर्कियोलॉजी कहा जाता है। और ऐसे पर्सन को कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, पुरातत्वविद भी इसको कहते हैं, ठीक है। पुनर्प्राप्ति करते हो पुरानी चीजों की और उसका अध्ययन करते हो, पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारे भारत के अंदर में आर्कियोलॉजी, ठीक है, ये जो ब्रांच है आर्कियोलॉजी, ठीक है, इसके जन्मदाता किसको माना जाता है? ये एस्टेट में आया था क्वेश्चन, याद रखना है आप सभी लोगों ने, पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये क्वेश्चन जल्दी से जितने भी बच्चे आंसर कर सकते हैं बता देंगे। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है आप लोग बता देंगे, ठीक है। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं इसका। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर करेंगे जल्दी से सभी लोग। कुछ क्षेत्रों में लोग लगभग 8,000 वर्ष पहले, ठीक है, रहने लगे। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा वाला कथन सही है? कौन सा वाला क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर में? कुछ क्षेत्रों में लगभग 8,000 साल पहले लोग रहने लग गए थे, इन क्षेत्रों में से कौन सा वाला क्षेत्र था वो? सितंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और न्यू एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड भी आपसे 500 क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ आप लोगों को। तो सभी लोग तैयार रहिएगा उस सेशन के लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। देखिए, तो 8,000 साल पहले जो गांव के आपको सबूत मिलते हैं कि लोग गांव में बस गए थे, ये आपको मिलता है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर में, आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ले,
गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने के सबसे पहले सबूत कहां पर मिलते हैं आपको? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था आप लोगों का, ये अभी जनवरी 2024 के एग्जाम के अंदर में। इस क्वेश्चन को देखिए, गेहूं और जौ उगाने के सबसे पहले सबूत कहां मिलते हैं? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका एक्चुअल स्क्रीनशॉट लगा है आपके पेपर में से, ठीक है। तो ये आपको सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास में मिले सबसे पहले सबूत। अब देखिए आप लोग, आपको जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के ऊपर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवाया गया था, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया था? तो देखिए दानिश सर, ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां आप लोगों को पढ़ाया था ये, कि गेहूं और जौ उगाने के सबसे पहले सबूत आप लोगों को कहां पर में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के ऊपर में। ये हमारा भारत है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर में पाकिस्तान वाले साइड में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां है, आज के पाकिस्तान का जो भाग है बलूचिस्तान का, वहां पर में ये देखिए आपको किरथर और सुलेमान वाली पहाड़ियां आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो वहीं से आया हुआ क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कि ये हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है, आज का जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर में देखिए आज का पाकिस्तान वाला हिस्सा, वहां पर में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां है, उसमें इस इलाके के अंदर में, इस वाले क्षेत्र के अंदर में आपको सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने के सबूत मिलते हैं, ठीक है। तो किरथर और सुलेमान लिख दो, किरथर और सुलेमान के बीच वाले इलाके में 8,000 साल पहले या गेहूं और जौ उगाने के सबूत मिलते हैं, और यहीं पर लोगों ने क्या किया था, गांव भी बसा लिए थे, ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में, ठीक है। तो पीपल स्टार्टेड टू रियर एनिमल्स, यहीं पर लोगों ने जो है जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर में लोग गांव में भी रहते थे, देखिए वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीपल लिव्ड इन विलेजेस, यही तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर में, देखिए आप लोगों का 8,000 साल पहले लोग गांव में रहने लगे थे, कहां पर में, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है, आगे में भी आएगा, तो आपका केवीएस हो जाए, आपका DSSS भी हो जाए, उसके लिए भी टीचिंग परीक्षा आपकी मदद करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ओके। नेक्स्ट, भारत जो है, भरत जो है, ये भरत, ये शब्द याद रखना है आप लोगों ने, भरत ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह था। भरत जो है ये शब्द आता है ऋग्वेद के अंदर में, तो भरत ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह था, वे कहां पर में रहते थे, जल्दी बताओ, सीटेट का क्वेश्चन है, आंसर करते जाएंगे सभी लोग, ठीक है, स्पीड में। बहुत बढ़िया फ्रेंड, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर सारे, और मैं आपको बता दूं 30 दिन तक लगातार आपको पढ़ाने वाले, तो हर एक बच्चा मेक श्योर कर ले कि चैनल को सब्सक्राइब उसने कर लिया है, ताकि हर एक चीज उसके पास में पहुंच सके, जो भी टीचिंग परीक्षा आप लोगों को दे रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना आपने। भरत ऋग्वेद, भरत जो लोग थे, ठीक है, वो कहाँ रहते थे, ये भारत है हमारा, मान लीजिए हमारा देश जो है, इसके नॉर्थ वेस्ट में, भारत का नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत जो है वहां पर में रहते थे, ठीक है, ये बात खुद ऋग्वेद में लिखी हुई है। तो भारत का उत्तर पश्चिमी जो भाग है, वहां पर में भरत लोग रहा करते थे, भरत वंश के लोग रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये, लेटर दिस नेम यूज फॉर द कंट्री, इसी का इस्तेमाल भारत जो देश है हमारा उसके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो भरत कबीले के लोग थे जो इस इलाके में रहा करते थे, नॉर्थ वेस्ट इलाके के अंदर में, ठीक है। ये कहां पर में मेंशनड है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद के अंदर में, अथर्ववेद में, कहां मेंशनड है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन से वेद में मेंशनड है ये, आप लोग लिखेंगे जल्दी से, देखते कितने लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर में, वो भी लिखते जाएंगे कहां पर में मेंशनड है, कौन से वाले इसमें। तो करीब 3,500 साल पहले ये लोग यहाँ रहा करते थे, ठीक है। ऋग्वेद की जो कंपोजिशन है, रचना, देखो ऋग्वेद को रचा गया था, लिखा गया था क्या, नहीं, उसको रचा गया था, रचना मतलब बना देना, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर में, ठीक है, कि संस्कृत भाषा के अंदर में इसकी रचना हुई थी, कौन सी भाषा में हुई थी ऋग्वेद की रचना, संस्कृत भाषा में, रचना, लिखना और रचना करने में यही फर्क है, जितना आपका शायरी लिखना, ठीक है, और शायरी सुनाने में, मान लीजिए कि आप लोगों को जो है आपकी पड़ोसन को आपने जो है किसी को देखा, ठीक है, और आपको जो है एक शायरी याद आई, ठीक है, आपने जो है वो शायरी जाके उसको सुना दी, आपके दिमाग में आई शायरी और उसको सुना दी, लेकिन वो तो पतिव्रता स्त्री है, उसने जाके अपने हस्बैंड को सुना दी वो शायरी, ठीक है, फिर वो हस्बैंड जो है वो पत्नीव्रता नहीं था, उसने अपनी पड़ोसन को जाके सुना दी। अब क्या हो रहा है कि आपके दिमाग में वो शायरी बनी, कंपोज हुई, रचना हुई उसकी, फिर आपने जाके सुना दिया एकदम से, भाभी जी घर पर है करके, ठीक है, सुना दिया, फिर उसने जाके अपने हस्बैंड को सुनाई, उसने जाके दूसरी मैडम को सुना दिया। तो क्या हो रहा है, ये ओरली ट्रांसमिट हो रही है, मौखिक रूप से ट्रांसमिट हो रही है, कहीं पे भी लिखा नहीं गया अभी तक, ओरल ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, ओरल ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसको लिखा नहीं गया है कहीं पे भी, इसको कंपोज करके आगे बढ़ाया जा रहा है मौखिक रूप से। तो लिखा नहीं गया था पहले, बाद में, बहुत बाद में लिखा गया है वेदों को, तो ठीक है, ओके, चलिए, ओरली ट्रांसमिट हो रहे थे। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों का एक क्वेश्चन है, आर्काइव का मतलब क्या होता है ये बताइए, फिर उसके बाद में मैं आपसे एक बड़ा वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ।
आर्काइव का मतलब क्या होता है ये बताएंगे पहले आप लोग। आर्काइव का मतलब क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है वो आंसर्स यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जो है वो आंसर्स लगाते जाइए आप लोगों के। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स पुरालेख या आर्काइव का क्या मतलब होता है, तो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर में, ठीक है, हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट या पुराने जमाने की जो पांडुलिपियां है, जो दस्तावेज है, वो रखे जाते हैं। एक इसके जरिए आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये एक मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहां पर में पुराने जमाने की जो भी चीजें मिली है, जो बुक्स है, जो आप लोगों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, या कोई भी सारी पुराने जमाने की जो चीजें थी, मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपियां जहां पर में रखी गई है, उसको आर्काइव या फिर आप लोग जो है फ्रेंड्स अभिलेखागार कहते हो। तो एक ऐसा स्थान जहां पर में ऐतिहासिक पांडुलिपियां या मैन्यूस्क्रिप्ट रखी जाती है, दस्तावेज रखे जाते हैं, उसको अभिलेखागार कहा जाता है, अभिलेखागार। ठीक है, तो पुराने जमाने की चीजों को रखने की जगह आर्काइव कहलाती है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। जल्दी से हर एक बच्चा सेशन को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में लाइक भी करता रहेगा, ताकि हमें इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे पूरी टीम को। ठीक है, चलिए, तो आर्काइव मतलब एक ऐसी जगह जहां पर में हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। ये याद रहेगा आप लोगों को, हो सकता है आज की टेस्ट में आप लोगों को मिल जाए, जो बच्चा पूरा लेक्चर लाइव देखेंगे उसको टेस्ट भी मिलेंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय देना है, ठीक है, तो आप किस चित्र का किस चीज का उपयोग करोगे, कौन से स्रोत का उपयोग करोगे? प्राचीन भारतीय इतिहास का आपको परिचय देना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये आपका, पेडागोजी के अंदर में। पेडागोजी का क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय देना है, तो किस स्रोत का आप इस्तेमाल करोगे? गुफा चित्र का, लघु पेंटिंग का, शिलालेख का, पांडुलिपि का? आप बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जिसके अंदर में आपसे बोला गया है कि पुराने जमाने की चीजों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, कौन सी चीज का उपयोग करना गलत होगा बोला है यहाँ पर मैं। ठीक है, कौन सी चीज का इस्तेमाल करना गलत होगा, यहाँ पर मैं गलत होगा ये पूछा है। देखिए यहाँ पर मैं ना इस तरीके से भी चीजों को ध्यान रखना है हम लोगों ने, कौन सी चीज का इस्तेमाल करना गलत होगा। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, ठीक है, झिंगा लाला हु करते हुए, ठीक है, वो गुफाओं में रहते थे और गुफाओं के अंदर में चित्र बना देते थे। ठीक है, जो भी उन्होंने देखा, अभी ये तीन ही पैर है इसके, चार पैर, ठीक है, जो भी देखा उन्होंने उसके उसका चित्र बना देते, तो गुफा चित्र का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, शिलालेख मतलब कि वो पत्थरों पे लिख दिया करते थे कुछ ना कुछ। पांडुलिपियां उन्होंने लिखी है ताड़ पत्रों पर या भुज नाम के पेड़ की छाल पर, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लघु पेंटिंग उस समय में नहीं बनती थी। लघु पेंटिंग का मतलब क्या होता है, एक कागज लिया आपने, ठीक है, या एक कपड़ा लिया छोटा सा, उसके ऊपर में कोई चित्र बना दिया आपने। ये मान लो कैटरीना कैफ की फोटो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उसको इम्प्रेस करने के लिए मान लीजिए। ठीक है, ये उसके बाल, ये उसके कान, ये उसकी आंखें, नशीली आंखें, ठीक है, ये उसके होठ। ठीक है, अब ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये बची नहीं रहेंगी ना लघु पेंटिंग। उस समय में लघु पेंटिंग का चलन भी नहीं था वैसे। ठीक है, तो लघु पेंटिंग का आप इस्तेमाल नहीं करोगे, मिनिएचर पेंटिंग उसको बोला जाता है। तो पुराने जमाने की अगर आपको इतिहास पढ़ाना है बच्चों को, तो उस समय के गुफा चित्र, क्योंकि गुफा चित्र अभी भी सुरक्षित है। ठीक है, उस समय के शिलालेख, क्योंकि पत्थरों पर लिखे गए थे, कठोर सतह पर लिखे गए थे, तो अभी तक वो सुरक्षित है। ठीक है, और पांडुलिपि, ठीक है, जो भूर्ज नाम के पेड़ की छाल पर या ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, तो वो अभी तक सुरक्षित है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिएचर लघु पेंटिंग उस समय में उपलब्ध नहीं है, उस समय की लघु पेंटिंग हमारे पास में। ठीक है, चलिए, पैटर्न क्या बहुत सुंदर है सर। हाँ मतलब भाई, किस कौन है जो इसका रिश्ता चाहिए किसी को, ये है लड़का यहाँ पर में। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। सितंबर 2016 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, मैं जिस जिस भी बंदे ने ये क्वेश्चन क्रिएट किया होगा उस समय में, जो एग्जामिनर था भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसने बनाया। ये पीएसटेट का पेपर है सर, प्लीज पीएसटेट की तैयारी करवा दीजिए। पीएसटेट में भी काम आएगा चरणजीत कौर जी, ये सारा का सारा। आपकी वीडियो देखकर मुझे और किसी एसएसटी समझ में नहीं आती, आपकी बहुत अच्छे समझ में आती। थैंक यू वेरी मच चरणजीत जी, बिल्कुल ये आपके लिए बिल्कुल उसमें भी काम आने वाला है। मैं पूरा का पूरा आपको इसी वजह से पूरा सारा प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर एग्जाम में कवर हो जाए आपका। ठीक है,
तो देखिए ऋग्वेद के बारे में आपको बताना है कि कौन सा वाला कथन जो है वो इनमें से, ये ऑप्शन इधर में दिए गए वो सही है। 3,500 साल पहले इनको लिखा गया था बोल रहे हैं। अरे भाई ठीक है, अभी आपको बताया कि क्या इसको लिखा गया था या रचना हुई थी। अभी ये थोड़ी देर पहले आपने जो है जो एक शायरी बनाई थी उसको लिखा था या उसको कंपोज किया था, उसकी रचना की थी आपने, रचना रचना की थी। मतलब 3,500 साल पहले ऋग्वेद को भी उसी तरीके से रचा गया था, दिमाग में बनाया गया था और ओरली ट्रांसमिट हो रहा था वो सारी चीजें। तो लिखा नहीं गया था, उसको कंपोज किया गया था, कंपोजिशन हुआ था उसका 3,500 साल पहले। तो पहला ये गलत है, लिखा नहीं गया था। देखो देख कितना छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है यहाँ पर, मैं उसके ऊपर में खेल गया आप लोगों से एग्जामिनर। इसकी रचना देखिए, रचना हुई थी क्या प्राकृत भाषा में हुई थी? नहीं, इसकी रचना, इसको कंपोज किया गया था संस्कृत भाषा के अंदर में। देखिए कितना बेसिक सा आप लोगों को जो है यहाँ पर में खेल रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर का एक्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसकी रचना प्राकृत नहीं संस्कृत में हुई थी, लिखते जाएंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, ओके चलिए। इसमें 1,000 से अधिक सूक्त है, सूक्त मतलब भजन। ठीक है, तो इसमें 1,000 से अधिक सूक्त है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर में 1,000, ठीक है 28 जो है फ्रेंड्स आप लोगों के सूक्त है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1,028। तो 1,000 से ज्यादा ही है ना, 1,028 मतलब 1,000 से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो 1,028 1,000 से ज्यादा है, तो इसमें 1,000 से अधिक सूक्त है, 1,000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, बिल्कुल सही है। तो अब आप लोग बताओ आंसर क्या होगा। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया ये चीज। अब इसमें से क्या आंसर होगा, ये दिमाग की एक्सरसाइज होंगी आप लोगों की। एक्सरसाइज करिए आप लोग, अपने माइंड की एक्सरसाइज करिए आप लोग। ठीक है, तो आंसर ए और बी जो है वो गलत है, ए और बी गलत है आप लोगों का। तो आंसर क्या होगा? ठीक है, सी सही है, ए और बी गलत है, ये आपका आंसर होगा। सी सही है, ए और बी गलत है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केवल 44% लोगों ने आंसर लिखा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोगों के चैट में भी आप लोग जो है फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इस चीज का, ये मुझे सबसे अच्छी चीज लग रही है आप लोगों की। सबसे बेस्ट चीज ये लग रही है उन बच्चों की जो चैट में एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, मतलब चीजें लिखते भी जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे हैं जो सच में 140 प्लस स्कोर का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग एक टारगेट रख सकते हैं आप लोगों में कैसे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लैपटॉप्स लेके रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों में से काफी सारे बच्चे जो इस टीचिंग परीक्षा के स्पेशल क्रैश कोर्स 30 डे क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्कोर कर सकते हैं, मुझे ऐसा भरोसा है पूरा। कितने लोग टारगेट रखे हुए अपना पर्सनल भी कि सर 140 से ज्यादा स्कोर करना है और वो लैपटॉप लेना है, प्लस इंटरव्यू भी होगा टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आपका। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज है आपकी। चलिए, तो फ्रेंड्स 3,500 साल पहले संस्कृत में इसकी रचना हुई थी, 1,000 से ज्यादा इसके अंदर में सूक्त है। ये देखिए एक्चुअल क्वेश्चन ये था वो पूरा आपका। स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने है, सितंबर 2016 का एक्चुअल स्क्रीनशॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए बड़ा क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को चाहूंगा कि पहले आप लोग इसका आंसर करिए, फिर मैं एक एक चीज समझाता हूँ, फिर आपको फिर से ये क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं। ठीक है, फिर आपसे आंसर पूछूंगा। मतलब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को उससे 2 बार पूछूंगा आप लोगों से, पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद में। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। आप लोगों के आंसर सारे यहाँ पर में कौन सा वाला सही है ये पूछा है। सबसे पहली बात तो सही पूछा है या गलत पूछा है ये भी आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है। करेक्ट वाला आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो अगर मैं करेक्ट वाले की बात करूं तो हमारे आकाश में अनगिनत टिमटिमाते तारों की गर्मी और रोशनी हमें महसूस नहीं होती। आप लोगों में से सभी ने तारे देखे होंगे, ठीक है, रात के अंदर में। ठीक है, तो तारे जो है, और तारे जो होते हैं उनकी गर्मी भी होती है उनके अंदर में, लेकिन आपको फील नहीं होती। रोशनी भी होती है उनमें, लेकिन आपको फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। ये बिल्कुल सही बात है। अर्सा मेजर, ठीक है, ये जिसको उर्सा मेजर तारामंडल कहा जाता है, 7 तारों का एक समूह है जिसको सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं। ठीक है, पोल स्टार कीप चेंजिंग इस पोजीशन, पोल स्टार अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, ध्रुव तारा। मून अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन। आपको चांद जो है वो अलग अलग समय पर दिखाई देता है, अलग अलग शेप में दिखाई देता है और अलग अलग पोजीशन में दिखाई देता है आसमान में। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जो चंद्रमा है अलग अलग समय पर दिखता है? कभी आपको रात में 12 बजे के करीब उगता हुआ उदय होता हुआ दिखता है, कभी आपको रात के 7 शाम में 7 बजे दिखता है, कहीं आपको 9 बजे दिखता है। वो ना, वो जिस दिन आप लोग जो है करवा चौथ का व्रत रखते हो उस दिन और ज्यादा लेट दिखता है आप लोगों को, आपको सताने के लिए। अलग अलग आकार का दिखता है, अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। सही बात है ये बिल्कुल। चलिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ। आपने तारे देखे होंगे रात में, ठीक है, और मून वगैरह सब कुछ देखा होगा आपने रात में। रात में या दिन में जो भी आपको आसमान में चीजें दिखाई देती है, आसमान में पृथ्वी के अलावा जो भी चीजें दिखाई देती है आपको, वो सारी की सारी खगोलीय पिंड कहलाती है। आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड उनको कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं खगोलीय पिंड में कई सारे तारे भी है, उनकी गर्मी आपको महसूस नहीं होती क्योंकि वो बहुत दूर है।
उनकी लाइट भी आपको महसूस नहीं होती, छोटे छोटे से आपको बिंदु के समान दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक आपका जो है फ्रेंड्स कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है तारों का समूह जो कोई एक चित्र बनाता है। चम्मच के आकार का दिखाई देता है ये, ठीक है, 1 2, ठीक है, यहाँ पर में 3 4 5 6 और 7, ठीक है, यहाँ पर में ऐसे 7 तारों का यहाँ पर में ये समूह है, ठीक है, आप लोगों का। ओके, और यहाँ पर में ये पोल स्टार को भी दर्शाने का काम करता है आप लोगों का। तो सप्त ऋषि जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, उर्सा मेजर या सप्त ऋषि तारामंडल जो है ये 7 तारों का समूह है, जो कि ठीक है सप्त ऋषि तारामंडल भी कहलाता है, ठीक है, सप्त ऋषि भी इसको कहते हैं। इसके नीचे वाले जो दो तारे हैं, जो नीचे वाले 2 तारे हैं इसके, इन दोनों की मदद से, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे और ऐसा सीधा देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको पोल स्टार दिखाई देगा, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, हमेशा ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ठीक है। जो ध्रुव तारा है, ठीक है, उसी को उत्तरी तारा भी कहा जाता है, क्योंकि वो उत्तर दिशा बताता है, हमेशा एक ही स्थिति में रहता है वो, हमेशा। रात में कभी खो जाओ तो ऐसे सप्तऋषि तारामंडल से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 तारों की मदद से, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ये पोजीशन ऐसे बना सकते हो। इसको देखना, यहाँ पर मैं एक तारा दिखाई देगा, जो भी दिशा दिख रही है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, सिंपल, ठीक है। कितने लोगों की इच्छा है, ठीक है, ठीक है, कितने लोगों ने जो है सब कभी ना कभी आसमान के अंदर में जो है ये पोल स्टार देखा है? नहीं देखा है तो देखने की कोशिश करना, ठीक है, और फिर मुझे बताना कि सर मिला करके पोल स्टार। रात में कहीं ना कहीं अगर आप गाँव वगैरह जाओ ना तो उधर साइड में आपको अच्छे से दिखाई देगा ये। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा आंसर करे, कमेंट के अंदर में आंसर करे, यहाँ पर में हर एक बच्चा, 1100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, हर बच्चा आंसर करेगा, अपने मन से आंसर करिए सभी लोग। देखो आप लोगों की ये जो क्लास है ना, ये आप लोगों को केवल मतलब सिर्फ लेक्चर, ठीक है, जग एंड मग वाली क्लास नहीं होंगी ये। जग एंड मग का मतलब होता है आप लोगों के कि हम केवल, मैं आपको जो है नॉलेज देता जा रहा हूँ, आपको एक्टिविटी करनी है। आंसर करिए यहाँ पर में क्या होगा आंसर। आपका पोल चैट रेट बढ़ गया है एकदम से, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपकी बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगा। और टीचिंग परीक्षा आप लोगों की जो आने वाली केवीएस है उसके लिए प्रतिबद्ध है, आप लोगों के बेहतरीन जो है तैयारी के साथ सिलेक्शन के लिए, DSSB के लिए भी। तो सभी बच्चे टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करेंगे। देखिए, वी डू नॉट फील हीट एंड लाइट फॉर काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार, क्योंकि वो बहुत दूर है, सही बात है ये। आपका उर्सा मेजर जो है उसको सप्तऋषि भी कहा जाता है, सही बात है। पोल स्टार जो है वो चेंज होता रहता है, गलत नहीं होता, ठीक है। बदलता रहता है क्या? नहीं बदलता, बदलता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। मून जो है वो अलग अलग पोजीशन में दिखता है, ये सही है। तो ए बी और डी, ए बी डी मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही है आपका, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया है अभी। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी इसका आंसर करेंगे अब सभी लोग। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों का, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जब तक अपना एक चक्कर लगाता है पृथ्वी की ओर, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, जब एक चक्कर लगाता है तो अपना खुद के कितने चक्कर लगाता है उतने समय में? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए। जब वो खुद का एक चक्कर लगा, जब वो पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहा है तो खुद के कितने चक्कर लगाएगा? खुद का भी एक ही चक्कर लगाएगा, मतलब पृथ्वी का एक चक्कर और खुद का एक चक्कर, ऐसे गोल चक्कर लगाने में उसको सेम समय लगता है, तो एक ही चक्कर लगाएगा वो। पृथ्वी का चारों ओर एक चक्कर लगाने में और खुद का एक चक्कर लगाने में सेम समय लगता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अभी? ठीक है, देखो एसएससी सीपीओ के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको DSSB में, केवीएस के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, बीपीएससी टीआरई में, AWS के अंदर में, ईएमआरएस के अंदर में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोग भरोसा कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा आपको सफलता तक पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक तरीके से आप लोगों की जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में क्वेश्चन को देखा जा रहा है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि, ठीक है। ख्याति द्वारकादास जी, आपकी सक्सेस किट भी रेडी हो चुकी है, बहुत जल्दी मिल जाएंगी। 886 बच्चों ने लाइक कर दिया है, 1000 लाइक्स के हम लोग बहुत पास में हैं। हर एक बच्चा जो यहाँ पर में जुड़ा हुआ है जल्दी जल्दी से अपना वो योगदान भी देता रहेगा लाइक के अंदर में भी। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि ओनली वन साइड दिखाई देता है, क्योंकि टाइम टेकन बाय मून टू मूव अराउंड द अर्थ एंड टू कंप्लीट वन स्पिन इज सेम। अपना चक्कर लगाने में और पृथ्वी का चक्कर लगाने में सेम समय लगता है उसको। सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग यहाँ पर मैं इस एनिमेशन को देख सकते हो, ठीक है। इस जेआई फाइल के जरिए आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि कैसे वो खुद का एक चक्कर और पृथ्वी का एक चक्कर एक ही साथ एक जैसे समय में लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आप लोगों को जो है वो जो सोलर सिस्टम, हमारा जो सौर परिवार है, सौर मंडल है, उसके जितने भी प्लैनेट्स है उनके साइज के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर बाद में सबसे छोटा आएगा। सबसे बड़े से स्टार्ट करना है आप लोगों ने।
सबसे बड़े से स्टार्ट करते हुए सबसे छोटे की तरफ में आकार के हिसाब से लगाना है। चलिए 900 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहेंगे आप सभी। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आपकी, तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा है जुपिटर। जुपिटर मतलब आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति, ओके, जिसको गुरु ग्रह भी आप लोग कहते हो। तो सबसे बड़ा जुपिटर है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए यहाँ पर में सारे। फिर उसके बाद में शनि ग्रह आता है, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून, ठीक है। फिर आती है 5वें नंबर की सबसे बड़ी, कौन है, हमारी पृथ्वी है 5वें नंबर की। तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि पृथ्वी साइज के मामले में सौरमंडल में कितनेवें नंबर की है, क्या पूछ सकता हूं मैं आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है, कभी भी। चलिए वीनस, वीनस का मतलब होता है शुक्र ग्रह, पृथ्वी से छोटा शुक्र ग्रह है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसको कहा जाता है, बीपीएससी टीआरई की एग्जाम में भी आया था ये, ठीक है। मार्स जिसको लाल ग्रह कहते हैं, ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, और सबसे छोटकू है मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी, बुध ग्रह जिसको आप लोग कहते हो, सबसे छोटा है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आप लोगों का। ओके, तो आपका अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था आप लोगों ने, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर में। तो जित भाई 82% लोगों ने सी आंसर लगाया है इसका, 82% लोगों ने। आप देखिए कि कितना गलत कर दिया यहाँ पर में, छोटे से डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर में बताया, बोला गया यहाँ पर में। ओके ओके, चलिए जी हाँ बिल्कुल रेहाना जी, उसके ऊपर में विचार किया जाएगा। चलिए, तो अवरोही क्रम के अंदर में आप लोग आना था, आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, सभी का सही हो गया अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं पूरी इमेज भी दिखाना चाहूंगा कि भाई सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है जुपिटर, और सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है मर्क्यूरी। बृहस्पति सबसे बड़ा, मर्क्यूरी बुध ग्रह सबसे छोटा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है इनमें से, देखिए सीटेट पेपर 1 का क्वेश्चन, पेपर 1 में भी काम आ जाएगा आपको, पेपर 2 में भी काम आएगा, बीपीएससी में, केवीएस के अंदर में, डी ट्रिपल एस बी के अंदर में, टीचिंग परीक्षा, वेल रिसर्च, हर एक पेपर को छान कर, हर एक चीज को जांच परख के आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आ रही है, हर एक चीज को जांच परख के। जल्दी बताइए हमारे पृथ्वी से छोटा कौन सा है। तो आपको पता है पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है, चलो जल्दी बताओ, पृथ्वी का नंबर कितना है, कौन से वे नंबर का ग्रह है पृथ्वी, बताइए। पहले तो ये लिख दो, हर एक बच्चा लिखेगा जल्दी से कमेंट के अंदर में। तो पृथ्वी 5वें नंबर का ग्रह है, 5th नंबर का, 6वें नंबर का, 7वें नंबर का और 8वें नंबर का प्लेनेट आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। तो 6वें नंबर पे कौन सा आता है आपका, वीनस आता है, वीनस, वीनस मतलब शुक्र ग्रह। 7वें नंबर पे आता है मर्क्यूरी आपका, ठीक है। मार्स आता है, मंगल ग्रह, मार्स, ठीक है। फिर आता है मर्क्यूरी मतलब बुध ग्रह, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए पृथ्वी से छोटा, ठीक है, यहाँ पर मैं केवल और केवल मर्क्यूरी दिया हुआ है, बाकी नेपच्यून पृथ्वी से बड़ा है, बृहस्पति तो सबसे बड़ा है, और शनि ग्रह भी पृथ्वी से बड़ा है, केवल बुध ग्रह है जो पृथ्वी से छोटा है। कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से कमेंट में, कितने लोगों को समझ में आ गया। सी आंसर लगाया 81% लोगों ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोगों के नाम भी यहाँ पर में दिखाई दे रहे, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे हाथ ऊपर करके आप लोग, जिसको जिसको समझ में आ गया है। केवल एक है मर्क्यूरी जो पृथ्वी से छोटा है, बाकी सारे के सारे बड़े हैं, ओके, ऐसे भी आपको याद रखना है ना। और ये कितने वे नंबर का है, 7वें 8वें 9वें, कितने नंबर का है, 8 ही ग्रह है ना हमारे सौरमंडल में, प्लूटो को अब हम लोग ग्रह नहीं मानते, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। तो सबसे क्लोजेस्ट है, सन के सबसे पास में है मर्क्यूरी, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा भी है, केवल 88 डेज में सूरज की एक परिक्रमा पूरी कर देता है। हमारी पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं, 365.25 दिन लगते हैं लगभग, मैंने 365 मान लिया। लेकिन मर्क्यूरी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है आप लोग कमेंट में आंसर कर देंगे, लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड जल्दी से सेशन को, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि यही आप लोगों का जो एक्टिविटी है वो हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करेंगी। जितने भी बच्चों ने अब तक टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो कर लेंगे। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कैसे आप लोग जो है हर एक बच्चा टीचिंग परीक्षा के फ्री क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। 88 डेज के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं याद रखना है, क्या इसके पास में एटमोस्फियर है, हाँ या ना, जल्दी आप लोग बताएंगे। क्या इसके पास में कोई सैटेलाइट है, जैसे हमारे पास में चंदा मामा है हमारा, क्या इसके पास में कोई उपग्रह है, नहीं है। तो ना इसके पास में कोई वातावरण है, ना उसके पास हवा है, ना उसके पास में कोई उपग्रह है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सबसे छुटकू है ये। देखिए आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि आप लोग कैसे जुड़ सकते हो, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। आप लोग जो है फ्रेंड्स ये वीडियो, मान लीजिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोग जो है फ्रेंड्स इसमें जाओगे डिस्क्रिप्शन के अंदर में, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है क्रैश कोर्स का फॉर्म मिल जाएगा। जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे एक फॉर्म आपके सामने खुलेगा, इस फॉर्म को आपने भर देना है, हार्डली 30 सेकंड लगेंगे आप लोगों को, ये फॉर्म भर देना है आप लोगों ने, टीम आपको पीछे से क्रैश कोर्स में ऐड कर देंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग वेट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, वेट नहीं करना चाहते तो 1 रुपए में आप खुद भी ऐड हो सकते हो, बाकी हम लोग भर देंगे आपका 1 रुपए, अगर आप फॉर्म भरते हो तो। मैं आपसे चाहूंगा कि फॉर्म ही भर दो आप लोग, कोई इशू नहीं है, फॉर्म भर दीजिए आप लोग, ठीक है।
टीम आपको ऐड कर देंगी पीछे से, वो एक रुपये भी आपका नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से बस पढ़े, ठीक है। और 140 से ज्यादा का स्कोर का टारगेट रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नीचे में एक वीडियो भी आप लोगों के लिए दिया गया है कि कैसे आप लोग, कल जो मैंने 5 बजे का वीडियो लिया था उसको आप देख लेना कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या आपको सारी चीजें मिलेंगी उसमें। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि उसी में सारी चीजें आपको मिलने भी वाली है। टेस्ट, आज की टेस्ट भी मिलेंगी, ठीक है। चलो, तो मर्क्यूरी और वीनस, ये दो ऐसे प्लेनेट है जिनके पास में कोई ना तो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, ओके। इनके पास में कोई भी नेचुरल सैटेलाइट, कोई मून नहीं है। तो पहले दो प्लेनेट जो सूरज के पास में है, उनके पास में कोई सैटेलाइट, कोई चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी के पास में चंद्रमा खुद का सैटेलाइट है क्या? जी हाँ है, पृथ्वी के पास में हमारा चंद्रमा। अच्छा चलिए ये बताइए आप लोग, इसके अंदर में ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा वाला इसमें से गलत है ये बताना है आप लोगों ने। मेरा सीटेट आपसे पढ़कर क्लियर हुआ है सर, अब पीएसटेट की तैयारी आपसे ही कर रही हूँ। जैस करम जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छे से ऐसे ही करते रहिए। बाकी लोग भी, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़कर सीटेट क्लियर किया है और वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग परीक्षा प्रतिबद्ध है आप लोगों के हर एक सिलेक्शन के अंदर में, हर एक सफलता के लिए, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ आप लोगों से, तो इनर प्लैनेट, ठीक है, और आउटर प्लैनेट, ये क्या बला है? पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट क्या होता है। तो इनर प्लैनेट मतलब पहले जो 4 ग्रह है सूरज के पास से, दूरी के मामले में बात कर रहा हूं मैं बात नहीं कर रहा अभी साइज के मामले में। जो पहले 4 ग्रह है पृथ्वी सूरज से दूरी के मामले में, उनको इनर प्लैनेट कहा जाता है, अंदरूनी ग्रह। और बाद के जो 4 ग्रह है बड़े वाले, ठीक है, 4 ग्रह, उनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको यहां से समझिए, यहाँ इस पर्टिकुलर इससे देखिए, ये जो है आपके पहले, ठीक है, ये आप लोग जो देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो पहले 4 ग्रह है कौन कौन से है आप देख पा रहे होंगे। मर्क्यूरी, ठीक है, ये बुध ग्रह है आपका, बुध ग्रह। ये है वीनस ग्रह, वीनस। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो बॉटम बार हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अर्थ है यहाँ पर में हमारी 3rd नंबर पे सूरज से दूरी के मामले में, ये सूरज से दूरी के मामले में की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ सूरज है मान लो हमारा, ठीक है। उसके बाद में फिर 4थे नंबर पे मार्स है। इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट्स। ये सूरज के पास है और ये रॉक से, चट्टानों से बने हुए हैं। मतलब इस पर आप खड़े रह सकते हो, जैसे पृथ्वी पर आप खड़े हो ना भी, यहाँ पर मैं आप देखो, यहाँ पर मैं आप ये खड़े हुए हो पृथ्वी के ऊपर में, या आप मोबाइल लेकर मस्त पे मेरा लेक्चर देख रहे हो, बैठे हुए हो, सोए हुए हो, जो भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, ठीक है। मंगल ग्रह पे भी आप खड़े रह सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं ये इन ग्रहों की, ये वाले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनकी, तो ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है ऐसे ग्रह है आप लोगों के जो गैस से बने हुए हैं, बड़े आकार के हैं। आउटर प्लेनेट इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। सूरज से दूर है, बड़े आकार के, और गैस और तरल पदार्थों से बने। इस पर आप खड़े नहीं रह सकते। अगर आप बोलोगे कि सर मैं जुपिटर पर जाकर आपका लेक्चर देखूं क्या, नहीं, आप जो है यहाँ से गिर जाओगे। मान लो कि आपका फोन, इमेजिन करो ये आपका फोन है और मैंने जुपिटर के अंदर में डाल दिया, तो ये अंदर जाता जाएगा और इतना प्रेशर होगा यहाँ पर में, वो गैस, तरल पदार्थ, गैस और तरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका फोन, जो आपका डेटा है, आपकी मेमोरी है, आपकी ये पाउट करती हुई फोटो, सब चली जाएंगी उसमें, ठीक है। तो इस पर आप खड़े नहीं रह सकते, गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ये बाह्य ग्रह है, ठीक है। इनके पास में छल्ले है, रिंग्स है इनके पास में, ये भी याद रखना आप लोगों ने, ओके। इन पर खड़ा नहीं रहा जा सकता। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से करिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इनर प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू सन एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत करीब है और वो चट्टानों से बने हैं। सभी, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। 967 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से फ्रेंड्स, हर एक बच्चा, जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे, ठीक है। और हर रोज 5 बजे आपकी क्लास होंगी अगले 30 दिन तक, हर रोज आप लोगों ने आना है। और अलग अलग क्लासेस आपकी, हिंदी की क्लास है आप लोगों की, सीडीपी की क्लास है आप लोगों की, इंग्लिश की क्लास है आप लोगों की, हर क्लास आपकी होने वाली है। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। तो हर बच्चा जो है फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके जितनी भी क्लासेस आपके लिए लाए हैं वो सारी अच्छे से आप लोग करिए, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपकी रिवीजन भी करवाने वाला हूँ मैं, रिवीजन क्लास आपकी, ठीक है। आउटर प्लैनेट्स आर वेरी फार फ्रॉम द सन एंड ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। आउटर प्लैनेट जो है वो बहुत दूर है सन से, और बड़े प्लैनेट से, और गैस और लिक्विड से बने हुए। तो ये भी सही है आप लोगों का, ठीक है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन आपसे तो गलत वाला पूछा था। तो आंसर क्या होगा? आंसर जो है फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं मोए मोए हो गया आप लोगों का, केवल 27% लोगों ने आंसर दिया है, क्योंकि आपसे गलत पूछा था। नाइदर वन नॉर टू, कोई भी गलत नहीं है दोनों में से, हो गया। इसीलिए बोल रहा हूँ सेशन को पूरा अच्छे से देखो, पूरे 30 दिन तक टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए। आप लोगों का जो बेड़ा पार हो जाएगा। आपको टेस्ट जो दी जाएंगी, आपको जो मॉक टेस्ट दी जाएंगी, आपको इस तरीके से आपके माइंड को प्रिपेयर करवा दिया जाएगा कि आप सीटेट के साथ में आगे जाकर केवीएस, डी ट्रिपल एस बी,
EMRS, आप लोगों की जितनी भी एग्जाम से बीपीएससी तैयारी, हर एग्जाम आप लोग क्लियर कर सको। ठीक है, ये मोए मोए हो गया आपका। चलिए जल्दी से, ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। अब इसका आंसर करिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन 1 जनवरी 2022 के शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। आंसर करेंगे सभी लोग। अर्थ प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। हमारे पृथ्वी के वजह से पूरा सोलर सिस्टम जो है वो टिका हुआ है, ऐसा इसका बोलना है। बताइए। अर्थ प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। पृथ्वी सौरमंडल को बांधने वाली, खींचने वाली शक्ति प्रदान करती है। बाहरी ग्रह सूर्य से बहुत दूर है और चट्टानों से बने हैं। देखिए, आउटर प्लैनेट्स वो दूर है और चट्टानों से बने हैं क्या? वो नहीं, वो गैस से बने हैं, गैस और लिक्विड से बने, ये गलत है। और पृथ्वी जो है वो अपना, पृथ्वी की वजह से सोलर सिस्टम बंधा हुआ है या सूर्य की वजह से? यहाँ अर्थ नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर में क्या आना चाहिए था, जल्दी बताओ आप लोग। पृथ्वी की जगह पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पर में सन आना चाहिए था, सूर्य। ठीक है, सूरज की वजह से बंधे हुए हैं ये। तो आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों गलत है। आपसे सही वाला उत्तर पूछा है, तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। 4 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर किया? हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से। 992 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड। जल्दी से हर एक बच्चा अपना अपना योगदान यहाँ पर मैं देता रहेगा। जहां शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। दोनों के दोनों गलत है। 55% लोगों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, दोनों के दोनों गलत है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो सेंटर क्या है सोलर सिस्टम का? केंद्र वो सूरज है। सौरमंडल का केंद्र सूरज है, ये याद रखना। एक बहुत बड़ा सितारा है, इसी की शक्ति की वजह से, इसी की ग्रेविटी की वजह से पूरा सोलर सिस्टम बंधा हुआ है। ये देखिए आप लोग, ये इसी की ये पूरी शक्ति है जिससे सोलर सिस्टम बंधा हुआ है, सूरज की वजह से। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अकेला हीट और लाइट का सोर्स है। अगर सूरज को बंद कर दिया जाए तो अंधेरा छा जाएगा और गर्मी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जो बाहरी ग्रह होते हैं, बाह्य ग्रह सूरज से दूर होते हैं, क्या वो चट्टान से बने हुए होते हैं? नहीं, वो आप लोगों के बने हुए होते हैं गैस और तरल पदार्थों से। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन, विविधता में कौन योगदान नहीं करते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रिलीजन, कास्ट सिस्टम, लैंग्वेज और डिस्क्रिमिनेशन। देखो विविधता, ठीक है, डाइवर्सिटी अच्छी चीज है, अलग अलग भिन्नता होनी चाहिए। हमारे भारत में विविधता है, डाइवर्सिटी, अलग अलग जाति के, अलग 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 भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है, ये लोग रहते हैं यहाँ पर में। क्या भेदभाव करने से विविधता बढ़ेगी? विविधता जो है भेदभाव करने से बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। भेदभाव अगर आप करोगे तो विविधता नहीं बढ़ेगी। अगर कास्ट सिस्टम आपने किया तो क्या विविधता बढ़ेगी? नहीं, इससे भेदभाव बढ़ेगा, विविधता नहीं बढ़ेगी, भेदभाव बढ़ेगा। तो कास्ट सिस्टम गलत है, योगदान नहीं देता विविधता में। वो क्या करता है? कुछ लोगों को अलग थलग कर देता है, नीची जाति वाले लोगों को अलग थलग कर देता है कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था कुछ लोगों को अलग थलग कर देता है, विविधता नहीं करता। अलग, भाई बड़े लोग अलग रहेंगे, बड़ी सो कॉल्ड बड़ी जाति के, और सो कॉल्ड छोटी जाति के लोग अलग अलग रहेंगे, ऐसा कास्ट सिस्टम बोलता है। तो कास्ट सिस्टम योगदान नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव योगदान नहीं करता। तो जो नहीं करते वही आंसर आपका है। ये नहीं करता, ये भी नहीं करता, तो 2 और 4 आंसर होगा। देखो आंसर डी क्यू होगा, ये समझिए आप लोग, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, 74% लोगों ने सही आंसर लगाया है, बहुत बढ़िया। मतलब उनको समझ गया कि क्या योगदान नहीं देता वो पूछा है। क्वेश्चन की भाषा समझ में आ गई है। जिनको नहीं समझ में आई प्लीज एक बार फिर से देखिए। विविधता में कौन योगदान नहीं करता ये पूछा है, तो कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं करता। अलग अलग धर्म के लोग साथ में रहते हैं तो विविधता बढ़ेगी, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग साथ में रहेंगे तो विविधता बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन से नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, झारखंडी जोहार, थैंक यू वेरी मच श्रीराम पंजियारा जी, बहुत बहुत आपको भी जोहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है आपका, 12 जनवरी 2022 को पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र की विविधता को प्रभावित करता है? विविधता को प्रभावित करता है मतलब वहां की विविधता को बढ़ाएगा या घटाएगा? प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जल्दी बताएंगे। चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी लोगों ने अब तक सेशन को जो है फ्रेंड्स लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए पूरा 30 डे का फ्री क्रैश कोर्स है आपके लिए। ठीक है, चलिए अभी अभी थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों के साथ में फ्रेंड्स मैं आपको पूरा का पूरा जो है आप लोगों के साथ में रिवीजन करवाने वाला हूँ आप लोगों की। तो रिवीजन में भी आप लोग देखिए, डिफरेंट ईटिंग एंड क्लोथिंग हैबिट्स, अलग अलग खाने की खान पान और पहनावे की आदतें। सिमिलर रिलीजन अगर आप फॉलो करोगे तो आप विविधता नहीं दे रहे हो, समानता फैला रहे हो। अडॉप्टिंग टू ज्योग्राफिकल एरियाज पीपल इनहिबिट, जिन भौगोलिक क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनके अनुरूप ढलना।
मतलब अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में गए तो पहाड़ी लोगों के अनुरूप ढल जाओ। अरे तो फिर विविधता कहाँ रहेंगी वहां पर में, एक जैसे लोग हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर मैं गया पहाड़ों के अंदर में, ठीक है, वहां पर मैं पहाड़ी लोगों जैसे ही रहने लगा, वहां पर मैं उनके जैसा एकला चलोरे वाला काम करने लगे अपन, ठीक है, तो उनके ही जैसा हो जाऊंगा। विविधता कहाँ रहेंगी? विविधता कब बढ़ेंगी? अगर मैं उनके एरिया में गया और अपने ही कल्चर को वहां पर मैं, मतलब जो अपन रहते हैं, ठीक है, वैसे ही रहने लगा, तो विविधता वहां बढ़ेगी। तो अडाप्ट अगर मैंने कर लिया वहां के लोगों को, वही वैसा ही बन गया, तो विविधता कहाँ से आएंगी आपकी? तो डिफरेंट ईटिंग एंड क्लोथिंग हैबिट्स जो है ये विविधता लाती है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ठीक है, कोई इडली लेकर आ रहा है स्कूल के अंदर में, कोई ढोकला लेकर आ रहा है, कोई जो है वो लिट्टी चोखा लेकर आ रहा है, और क्या क्या लेकर आ सकते हैं आप लोगों के इलाके का कौन सा वाला खाना है जल्दी से बताइए कमेंट में, सबसे फेमस खाना, ठीक है, वो लेकर आ रहा है। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका जो है प्रभावित करेगा, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। 12 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो भिन्न खान पान और अलग अलग कपड़ों की आदतें, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग विविधता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है, ठीक है, निज सिस्टम के बारे में। देखो नील की खेती करने के दो प्रकार की प्रणालियां होती है, ठीक है, निज सिस्टम, ठीक है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील की खेती की निज प्रणाली में किसानों के लिए अपनी समस्याएं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दैट दे फेस्ड वाज अ कंसिक्वेंस ऑफ निज सिस्टम? उन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ा जो निज प्रणाली का परिणाम था? देखिए पहली बात तो नील की खेती करने के दो जो है फ्रेंड्स आप लोगों के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनना चाहिए था सबसे पहले कि नीज कौन कौन से जो है आप लोगों के सिस्टम है नील की खेती करने के। अगर आप नील की खेती खुद के खेत में कर रहे हो, ठीक है, जो बगान मालिक है जो नील बनाना चाहता है अगर खुद के खेत में कर रहा है, तो उसको निज सिस्टम बोलते हैं। निज सिस्टम मतलब खुद के खेत में खेती करना। और दूसरा होता है, ठीक है, आप जो है किसानों से खेती करवाना, मतलब किराया कॉन्ट्रैक्ट दे देना किसानों को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करवाना, ठीक है, किसानों से, किसानों को कॉन्ट्रैक्ट दे देना और जो है उनसे खेती करवाना, उसको बोला जाता है जो है रियती सिस्टम, ठीक है, रियोत सिस्टम या रियोती सिस्टम इसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, रियोती सिस्टम। तो निज प्रणाली में दिक्कत क्या थी? क्यों जो है वो बगान मालिक खुद की खेत में नहीं उगा रहे थे, दूसरों को बोल रहे थे कि आप उगवा कर दो हमको नील? ऐसा इसलिए क्योंकि नील फैक्ट्री के आसपास रहने वालों को अपनी जमीन से बेदखली का सामना करना पड़ा। 1/4 of their land were forced into indigo cultivation. Contractors got them cash advance, but the debt kept increasing. The village headmen were forcing them to sign contract. निज सिस्टम मतलब क्या था आप लोगों का? ठीक है, ठीक है, निज सिस्टम से, ठीक है, किसानों को क्या समस्या हुई? देखो नील की फैक्ट्री के आसपास की जमीन जो है फ्रेंड्स वो उनको जो है वो देनी पड़ी, ठीक है। 1/4 ऑफ देयर लैंड वर फोर्स इनटू इंडिगो कल्टीवेशन, मतलब एक चौथाई भूमि को नील की खेती के लिए मजबूर किया गया। वो था आप लोगों का रियोती सिस्टम में, कि उनको जो है बोला गया कि आप जो है हमारे लिए नील उगाओ एक चौथाई भूमि में, वो रियोती सिस्टम का भाग है। कॉन्ट्रैक्ट गॉट देम कैश इन एडवांस, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, एडवांस में पैसे दिए जाते थे, वो रियोती सिस्टम का भाग था। विलेज हेडमैन को भी बोला जाता था कि आप जो है पूरे गांव का ठेका ले लो और पूरे गांव के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो ये भी आप लोगों का बी सी और डी की रियोती सिस्टम का पार्ट है। निज सिस्टम के अंदर में क्या होता था कि नील की फैक्ट्री के आसपास वाले लोगों को हटा दिया जाता था और वो जमीन पर कब्जा करके निज सिस्टम के तहत खेती की जाती थी। निज सिस्टम का मतलब क्या होता है? अपनी खुद की जमीन के ऊपर में खेती करना। मैं आपको बताता हूँ, देखो इंडिगो कल्टीवेशन के दो प्रकार है। एक है निज सिस्टम मतलब खुद की खेती, खुद की जमीन पर खेती करना, ठीक है, और एक है रेयती सिस्टम मतलब दूसरों किसानों को कॉन्ट्रैक्ट देना। जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था तो उनको जो है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट जब दिया जाता था तो बोलते थे कि एक चौथाई मतलब लगभग 25% जमीन पर तुमको खेती करना कंपलसरी है। तो ये रेती सिस्टम का भाग था, ना कि निज सिस्टम का। निज सिस्टम में जो बागान मालिक है जनरली अंग्रेज लोग होते थे, उनको क्या होता था, वो किसानों की जो जमीन थी उन किसानों को भगा देते थे वहां से और उनकी जमीन पर कब्जा करके वहां पर में नील उगाते थे, ठीक है, वहां पर में नील उगाते थे। तो निज सिस्टम से किसानों को क्या नुकसान हुआ कि उनको उनकी जमीन से बेदखल होना पड़ता था। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये निज सिस्टम का परिणाम था, ठीक है। कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए क्लास को, 2 के लाइव हो जाएगा। सही बोल रहे श्रीराम पंजीरिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर एक बच्चा अगर अपना अपना योगदान देना तो फ्रेंड्स जो मैं पूरी मेहनत करो पूरा एनर्जी के साथ में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर में और ज्यादा पूरी टीम की एनर्जी आ जाएंगे। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान जरूर देगा, ठीक है। सेशन को लाइक भी करते चलिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में शेयर करते रहिए, जहां भी शेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है।
तो निज सिस्टम में किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। मुझे बताओ रेती सिस्टम में कितना परसेंट, कितना, ठीक है, कितना परसेंट, ठीक है, जमीन के ऊपर में खेती करना, नील की खेती करना कंपलसरी था? अभी बताया मैंने आपको, थोड़ी देर पहले ही, जस्ट अभी बताया। एक चौथाई, ठीक है, जिसको आप लोग, ठीक है, कितना बोलते थे, कितना परसेंट बोल सकते हो? 25%, लगभग 25% खेत पर नील की खेती करना कंपलसरी था। आंसर आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, ठीक है। नाउ, निम्नलिखित में से कौन सा काल मानव इतिहास का सबसे लंबा पाषाण युग माना जाता है? मानव इतिहास को जब हम पाषाण युग में थे, मतलब पत्थरों से घिरे हुए थे, पत्थर के औजार बनाते थे, पत्थर की गुफाओं में रहते थे, पत्थर के हथियार थे हमारे पास में, तो उस युग को पाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, इन तीनों में से सबसे बड़ा कालखंड कौन सा है, ये बताना है आप लोगों ने। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिए, हर किसी बच्चे को, ठीक है, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स अपना अपना योगदान दे रहे हैं और कमेंट्स के अंदर में बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं इसको शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, ठीक है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन सभी लोगों का जिन्होंने यहाँ पर में कमेंट के अंदर में जो है लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। तो सबसे लंबा पाषाण काल जो है फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, देखिए 3 कालखंड है हमारे, 3 कालखंड। सबसे पुराना है पूरा पाषाण युग, सबसे पुराना वाला, ठीक है, सबसे पुराना वाला, ठीक है, पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण युग। उसके बाद में बारी आती है मेजोलिथिक की, मध्य पाषाण युग। 12,000 से 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ और 10,000 साल पहले खत्म हुआ, ये 2,000 साल तक चला। मुझे एक बात बताओ, इस समय काल में पृथ्वी गर्म हुई थी या ठंडी? जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो इसका आंसर कर पाएगा, जल्दी बताओ, ठीक है। मैंने आप लोगों से फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पूछा था थोड़ी देर पहले, उसका आंसर भी आपको यहाँ पर में मिल गया है, लिख देंगे आप सभी लोग, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल अख्तर जी। तो पृथ्वी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में गर्म हुई थी, वार्म हुई थी, ठीक है, वार्म, गर्म हुई थी पृथ्वी, है ना, ये देखा था हम लोगों ने, शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई थी, है ना। चलिए, तो मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इन तीनों में से सबसे लंबा कालखंड जो इंसानों ने बिताया है वो 99% जो समय काल है, लॉन्गेस्ट पीरियड है, वो है पैलियोलिथिक एज का, सबसे लंबा कालखंड। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। इन 3 प्रागैतिहासिक काल में, या जिसको स्टोन एज या पाषाण युग कहा जाता है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। इन तीनों में भी जो सबसे लंबा कालखंड रहा है वो पैलियोलिथिक कालखंड रहा है, पूरा पाषाण युग। उसको इतना बड़ा है कि उसको और 3 भागों में बांटना पड़ता है, लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। वो अभी आपके काम का नहीं है, ठीक है। आपको यह याद रखना है, पैलियोलिथिक एज सबसे लंबा कालखंड था, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स, मतलब 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक ये कालखंड था, इतना लंबा कालखंड। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? ये एचटेट की एग्जाम के अंदर में आया था क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे आप लोग। जल्दी से सभी लोग कमेंट में आंसर कर दीजिए, इनका नाम लिख दीजिए, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, हर कोई लिखेगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूरा पाषाणिक काल स्थल नहीं है? देखो, पैलियोलिथिक, हर ये जो थे ना आपके, ठीक है, ये सारे के सारे पैलियोलिथिक समय काल के अंदर में कुछ जगह मिली है जहां पर में लोग रहा करते थे। मेजोलिथिक, मध्य पाषाण काल के अंदर में कुछ लोग अलग अलग जगहों पे रहा करते थे, इनकी कुछ जगह मिली है हमको। नियोलिथिक की कुछ जगह मिली है। पैलियोलिथिक काल में लोग कहाँ रहा करते थे, कहाँ कहाँ पर में, कौन कौन सी जगह मिली है, उनमें से कौन सा एक स्थल नहीं है, ये पूछा है आपसे, ठीक है, पैलियोलिथिक साइट नहीं है। देखिए, यहाँ पर में जो है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है, ये बोल रहा है, ठीक है। भीमबेटका, हुंसगी, बेलन घाटी या बराबर केव्स। ये देखिए, बराबर की जो गुफाएं है ना फ्रेंड्स, ये अशोका के समय काल के अंदर में, अशोका के समय काल के अंदर में दान में दी गई थी, किसको, ठीक है। अब अशोका का समय काल जो है वो आपका पूरा पाषाण काल तो है नहीं, या फिर कोई ऐसा काल तो है नहीं कि भाई जब नंगू पुंगू लोग जो है वो घुमा करते थे पत्थरों के अंदर में, पत्थरों की गुफाओं में रहा करते थे, ठीक है। तो बराबर की जो गुफाएं है ये बिहार के अंदर में है, अशोका के समय में दान में दी गई थी। एक पंथ था, ठीक है, जिसको आजीविका पंथ कहते हैं, आजीविका पंथ, आजीविका पंथ, ठीक है, उसके लोगों को दी गई थी यहाँ पर में, ठीक है, दान में। तो ये कोई आप लोगों की पुरा पाषाण काल की गुफाएं नहीं है। बाकी भीमपेट का, हुंसगी और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश की, ये तीनों के तीनों जो है फ्रेंड्स आप लोगों की पूरा पाषाण काल की गुफाएं है, ठीक है, पूरा पाषाण काल की गुफाएं, यहाँ पर में लोग रहा करते थे।
ठीक है, तो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पर में, आप देख सकते हो हुंसगी नाम की जगह है कर्नाटक के अंदर में, पैलियोलिथिक काल की गुफा यहाँ पर में मिली है हमको। कुरनूल नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में, ये भी पूछते कौन सी जगह कहाँ पर में है। ठीक है, हुंसगी कर्नाटक में, कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर में, भीमबेटका ये तो बहुत बार आता है, जल्दी लिखो भीमबेटका कौन से राज्य में मिलेगा आपको। भीमबेटका आप लोगों को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर में, बागोर राजस्थान में, पाटने महाराष्ट्र में, जहां पर मैं आपको शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। तो आज से करीब 2 मिलियन साल पहले सबसे लंबा जो समय काल था वो था पैलियोलिथिक समय काल, पूरा पाषाण युग। इसकी जो इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर में लोग रहा करते थे, हमारे पूर्वज रहा करते थे, वो ये है। ठीक है, चलिए, तो भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, ये आप लोगों को मिली है मध्य प्रदेश के अंदर में। तो आंसर यहाँ पर में बराबर की गुफाएं हो जाएगा। बराबर की गुफाएं अशोका के समय काल के अंदर में आजीविका पंथ को दान में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है पेडागोजी का क्वेश्चन। मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स एस्पेक्ट कवर करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम लोग। तो पेडागोजी का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसके बारे में कौन सा वाला पॉइंट सही नहीं है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, जिसको आप लोग सीसीई कहते हो। ठीक है, बताइए। तो देखिए, अगर मैं सीसीई की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों की, तो सीसीई के बारे में आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों का 2009 के अंदर में सीबीएसई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो सीसीई कब प्रस्तुत किया गया था ये आप लोगों का फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, केवीएस के अंदर में और DSSB के अंदर में भी आपसे पूछा जा सकता है, पीआईटी के अंदर में। ठीक है, तो याद रखना है कि 2009 में प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, ओके, तो सीबीएसई जो है आप लोगों का, उसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, ये याद रखेंगे आप लोग, सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, इसकी क्या विशेषता नहीं है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन कहता है कि मूल्यांकन जो है आपका, जब भी आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो तो ये टीचिंग लर्निंग का ही भाग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अलग से, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तभी मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ कि नहीं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए हाँ या ना, यस और नो में जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ, तो टीचिंग लर्निंग का ही भाग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो पहले पढ़ा दो फिर बाद में जो है इवेल्युएट करो, नहीं, पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चों से पूछो, पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चों का जो है टेस्ट ले लो, उससे सही तरीके से जो है बच्चों को समझ में आता है कि कितना उनको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना वो पढ़ पा रहे, कितना नहीं पढ़ पा रहे। तो ये एक तरीका है, सही बात है, 2009 में आया था, ये भी याद रखना है आप लोगों को, सीबीएसई के द्वारा। ये ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है, मतलब कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और बच्चे का जो है फ्रेंड्स मतलब स्कूलिस्टिक या शैक्षणिक विकास भी होना चाहिए, और सह शैक्षणिक पहलुओं का भी विकास होना चाहिए। मतलब बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा हो, और जो को होलिस्टिक या स्कूलिस्टिक जिसको एक्टिविटी कहते हैं, बाकी सारी चीजें खेल कूद में, ठीक है, और क्राफ्ट्स वगैरह सारी चीजों में भी बच्चे का विकास होना चाहिए। तो यह विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ में सह शैक्षणिक पहलुओं पर भी आकलन करता है। तो ये भी सही है, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर में करता है, मतलब बी और सी दोनों सही हो गए एक साथ ही। ठीक है, इट फोकस ऑन मार्क्स बेस्ड इवेल्युएशन, अंक आधारित, भाई बच्चों को मार्क्स देना है बच्चों को, नहीं ये नहीं करना है। अंक दोगे तो बस बच्चे का जो वर्क है वही दिखेगा कि कितने मार्क्स मिले बच्चे को। ठीक है, बच्चे को एक पेपर दिया आपने, बच्चे को 10 नंबर मिले, ठीक है, 20 में से, तो उसको 50% मिला, इतना ही डेवलपमेंट हुआ, नहीं। बच्चे का होलिस्टिक पूरा देखिए आप, अंक आधारित नहीं रखना है आप लोगों ने कि अंक दे रहे हैं बच्चे को आप, उतना नहीं। बच्चे का देखिए कि क्या वो कितना डेवलप कर रहा है, कितना सीखने की कोशिश कर रहा है, कितना विकास कर रहा है खुद का, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपसे पूछा है कौन सा वाला नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों का सही था, हाथ ऊपर करके बता देंगे। ठीक है, अगर आप अंक आधारित दोगे तो बच्चे का विकास या बच्चे का मूल्यांकन सीमित हो जाएगा, ठीक है, लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोकस नहीं करता है मार्क्स के ऊपर में, ये आप लोगों को याद रखना है। तो कब आया था ये आप लोग बता देंगे जल्दी से। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, देखिए 2012 में भी आया हुआ क्वेश्चन, ये आप लोगों को ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में आया था, और ये देखिए 2012 के अंदर में भी आया था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है, कौन सी चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, कंटिन्यूअस टेस्टिंग टू इंप्रूव द चाइल्ड, बच्चे के सुधार के लिए निरंतर परीक्षण, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, एजुकेशन ऑफ हेड हार्ट एंड हैंड, सिर हृदय और हाथ की शिक्षा, प्रोमोटिंग वीकर इन एलिजिबल स्टूडेंट टू हायर ग्रेड, कमजोर अयोग्य छात्रों को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर देना, ये तो नहीं है उसका। ठीक है, बताइए। देखिए आप लोगों का जो है ना फ्रेंड्स, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन लाया ही इसलिए गया था, ठीक है, बच्चे को टेस्ट नहीं करना है आपने,
बच्चे को ऑब्जर्व करना है आपने, ये याद रखना है आप लोगों ने, व्यवहार का अवलोकन करना है, टेस्ट नहीं करना है। ये आप लोगों का गलत है, टेस्टिंग गलत है। कई सारे बच्चे जो ए आंसर लगा रहे हैं उन लोगों का यहाँ पर में गलत हो गया। आपको टेस्ट नहीं करना है, कंटिन्यूअस। देखिए व्यापक तौर पर जब मूल्यांकन करते हो तो ऑब्जर्व करते हो आप बच्चे को, ठीक है, उसके बिहेवियर को, उसकी सारी चीजों को, पढ़ाई में कैसा है, खेलकूद में कैसा है, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन कर रहे हो आप लोग। तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, ये इसका सही आंसर था। और ये क्वेश्चन जब आता है तो कई सारे बच्चे गलत करते हैं, क्यों? क्योंकि वो करते हैं टेस्टिंग नहीं, ऑब्जर्व करना है आपने। टेस्टिंग नहीं करनी है बच्चे की, ऑब्जर्व करना है बच्चे को, ताकि आप उसमें चेंज ला सके। उसमें कितने लोगों को समझ में आया और आप आगे में सही, आगे ये क्वेश्चन तो सही करके आएंगे? कितने लोग अब आगे में सही कर कर आएंगे इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन वापस से आया तो? कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करना है आप लोगों ने, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को रिकॉर्ड रखना है। ये क्वेश्चन कब का आया था, जल्दी से बताइए? नवंबर 2012 के अंदर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन कि भाई क्या करना है आप लोगों ने, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करता है आपका। अब देख लेते हैं, आप लोगों ने हाथ तो ऊपर कर दिया है, लेकिन अब देख भी लेते हैं कि आप लोग कितना जो है अपनी बात के ऊपर में अड़िग हो, ठीक है। नवंबर 2012 का क्वेश्चन ये था आप लोगों का। लीजिए आपकी खिदमत में पेश है एक और क्वेश्चन, जुलाई 2013 का। अब ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में देगा, हर एक बच्चा। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक जरूर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ में टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना आप लोगों ने। अभी थोड़ी देर में आपको टेस्ट भी मिलेगी इसकी, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका ईयर आप मुझे बता देना, ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था ये भी बता देना। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देने का मतलब है हाउ टू, ठीक है, हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, कैसे उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके, ये इसका मतलब है, ठीक है। 88% लोगों ने अब सही आंसर दिया, हाथ ऊपर कर दीजिए जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया था, हाथ ऊपर कर दीजिए। मतलब अब आप लोग सीख चुके हो, ये बात हुई ना आप लोगों की कुछ, अब आ रहा है मजा आप लोगों को पढ़ाने में, मतलब आप लोग सीख चुके हो। तो आंसर होगा हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इंप्रूव, ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। आ गया मजा अब आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है आप लोगों की, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, उसके बाद में हम तुरंत प्रभाव से जो है फ्रेंड हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है? कंटिन्यूअस टेस्टिंग, कंटिन्यूअस असेसमेंट, पीरियोडिक कंडक्ट ऑफ एग्जाम, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स वाइल लर्निंग। जब सीख रहा है बच्चा उसी दौरान मूल्यांकन कर लेना। क्या बात है फ्रेंड, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है। लाइक भी कर देंगे सेशन को जल्दी जल्दी से सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब सभी ने कर लिया होगा, ये मेक श्योर कर लीजिए आप सभी, हर एक बच्चा, ठीक है। देखिए जब बच्चा पढ़ रहा है ना, जब सीख रहा है उसी समय लर्नर का असेसमेंट कर लेना, ये आप लोगों का सतत व्यापक मूल्यांकन का जो है बेसिक चीज है। कंटिन्यूअस असेसमेंट, कंटिन्यूअस टेस्टिंग नहीं, ठीक है। जब बच्चा पढ़ रहा है उसी समय में मूल्यांकन कर लेना, और मूल्यांकन में भी क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है, जो चीजें वो कर रहा है, जो हरकतें उसकी है उसको रिकॉर्ड करना, ताकि आप उसमें चेंज ला सके, ताकि आप उसमें इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस 30 दिसंबर 2021 का, और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर में। संविधान के किस भाग को प्राय इसकी अंतरात्मा कहा जाता है? कंसाइंस, अंतरात्मा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी के आधार पर मैं आंसर लगाऊंगा। और जो सीबीएसई ने जो है आपका सीटेट के अंदर में आंसर लगाया था, मार्क किया था। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है सर, इंटरेस्ट है और समझ में भी आता है। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच सबीरा चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे भारत के संविधान का जो है फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट है, इसको अंतरात्मा कहा गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट को, मौलिक अधिकार वाले पार्ट को अंतरात्मा, संविधान की अंतरात्मा, कंसाइंस कहा गया है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए फंडामेंट दिस द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज कंसाइंस, अंतरात्मा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनसीईआरटी की लाइन डाल दिया, ये लिखा है एनसीईआरटी के अंदर में ये, और यहां से क्वेश्चन बना है, ये ऑनलाइन शिफ्ट में भी आया था, ठीक है, और ये ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, ठीक है। अंतरात्मा कहा गया है फंडामेंटल राइट को। हर एक बच्चा जो है फ्रेंड कमेंट के अंदर में आंसर लगा देगा। अभी मैं आपकी टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है, उसके लिए भी तैयार रहिए आप सभी के सभी लोग, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों का, 31 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन, इसका आंसर कर दीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बता दीजिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, ये बता देंगे आप लोग? देखिए थोड़ा और बड़ा कर दिया है मैंने इसको, आप लोग ये आपका जो क्वेश्चन आया था 31 दिसंबर 2021 को, ठीक है। चलिए देखिए
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक मतलब होता है फ्रेंड्स सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए, ठीक है, हर किसी के लिए। वयस्क मतलब हर कोई व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है उसको मत देने का अधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार, उसको इंग्लिश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। तो हर एक व्यक्ति जो एडल्ट हो चुका है, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर का है, उसको वोट देने का अधिकार जो है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है आप लोगों का, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो एवरी इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर का है, ठीक है, उसको राइट टू वोट है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव, मतलब कि बिना ये चीज देखे कि उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो समाज में गरीब है अमीर है क्या है, बिना इकोनॉमिक देखे उसका, ठीक है, कौन सी जाति का है, बिना कुछ देखे, लड़का है लड़की है, बिना वो सब देखे उसको वोट देने का अधिकार है। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की उम्र हमारे भारत में, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। मैं हर एक बच्चे से चाहूंगा कि प्लीज एक जो है यहाँ पर मैं ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी कोई भी एडिट ना करे प्लीज, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1900, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, उस समय हमारे भारत की जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की एज थी वो थी 21 साल, 21 ईयर, ठीक है, 21 ईयर्स, मतलब 21 साल से अगर आप बड़े हो, ठीक है, तो आप वोट दे सकते हो। लेकिन 21 साल से घटाकर इसको कब किया गया, ये आप लोगों को बताना है। 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की उम्र। ये किया गया था आप लोगों का, ठीक है, 61st नंबर का, 61वें नंबर का संविधान संशोधन, ठीक है, ये हुआ था आपका 1988 के अंदर में, 1988 के अंदर में, जिससे 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था या जिस दिन संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की उम्र कितनी थी? उस समय थी एज 21 साल। और आज कितनी है? आज है 18 साल, क्योंकि 61वें संविधान संशोधन 1988 के जरिए 21 से घटाकर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उम्र 18 साल कर दी गई है। ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का बीपीएससी टीआरई की एग्जाम के अंदर में कि कौन सा साल था, कौन सा संविधान संशोधन था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी बच्चा केवीएस की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा आगे जाकर जो है वो सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहा है, एडब्ल्यूएस की, ईएमआरएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो बच्चे के लिए टीचिंग परीक्षा वन स्टॉप सोल्यूशन है हर चीज का आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी लोग जो है जुड़े रहेंगे क्योंकि हर चीज की तैयारी आप लोगों की यहाँ पर मिलेगी। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, ओके, इसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी बोला जाता है, ओके। अब रिवीजन करें हम लोग फास्ट फॉरवर्ड, सभी लोग तैयार है? आज के लेक्चर पर बेस्ड ही रहेगा एकदम, सभी लोग हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से अगर तैयार है तो, और स्पीड में कमेंट में आंसर करना है, कोई पोल नहीं आएगा, कमेंट में आंसर करेंगे। जो बच्चे बाद में भी देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट में आंसर करते रहेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा लाइव आइए, क्योंकि जो बच्चा लाइव रहेगा उसको टेस्ट भी मिलेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में आपको टेस्ट भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक पांडुलिपियां किस में लिखी, कौन सी चीज पर लिखी जाती थी? दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग, ठीक है, जल्दी से 10-10 सेकंड के अंदर में आंसर करना है। पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी? ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, ताड़ पत्र के ऊपर में। सबसे पहला ही क्वेश्चन था जिसको मैंने कराया था, R1 आपका, ठीक है। कितने रिवीजन के क्वेश्चन सही हुए ये भी बताते जाना, कमेंट में आंसर करते जाओ सभी लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पाम लीव्स पर, ताड़ के पत्तों पर, या फिर भूर्ज नाम का पेड़ होता था उसकी छाल पर लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर में मेनू शब्द का मतलब क्या होता है ये आप लोग देखकर बता दीजिए मुझे, कमेंट कर देंगे आप लोग। हर चीज आप लोगों के लिए जो हो सकती है ना वो कर रहे हैं यहाँ पर में। आप लोग मेनूस्क्रिप्ट में मेनू का मतलब क्या होता है वो लिख देंगे आप लोग, ठीक है। पांडुलिपि में लैटिन शब्द मेनू से बनी है, इसका अर्थ क्या होता है? ये 7 जनवरी 2022 के शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। मेनू का मतलब क्या होता है जल्दी से बता देंगे आप लोग, मेनू का मतलब क्या होता है? तो पांडुलिपि शब्द या मेनूस्क्रिप्ट शब्द मेनू से बना है, इसका मतलब होता है हाथ, ठीक है। ये याद रखना था आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे, ठीक है। अच्छा, मेनूस्क्रिप्ट में मेनू शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है ये भी बता देंगे आप लोग। चलो, एक और चीज आप लोगों की हो गई यहाँ पर में, कौन सी भाषा का शब्द है ये बता देंगे। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, उतनी ही देर में वो अपना खुद का एक कितना चक्कर पूरा करता है? एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन, जो बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा उसको याद हो गया होगा। ये सेशन को लाइक भी करते चलेंगे सभी लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जब पृथ्वी के चारों ओर घूमता है उतनी ही देर में खुद का भी एक ही चक्कर लगाता है। पृथ्वी का एक चक्कर और खुद का एक चक्कर लगाने में उसको सेम समय लगता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चंद्रमा पृथ्वी से बड़ा क्यों दिखता है हमारे को बाकी चांद सितारों के मुकाबले में, बाकी के मामले में? वो भी बता देंगे। R4 बताइए जल्दी से, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि स्पीड में, अरे भाई 1300 का चैट रेट चल रहा है पर सेकंड, 1300 बच्चे जो है वो 1300 की स्पीड से आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत गजब, ठीक है।
आपने तहलका मचा दिया आप लोगों ने तो एकदम। आंसर करिए जल्दी जल्दी से इसका, कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में और अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, 27 दिन का लगभग लगभग। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से पास है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आपके आंसर आ रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा दूं एनिमेशन फिर से। खुद का एक चक्कर लगाने में और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसको समान समय लगता है, इसी वजह से ये ठीक है एक ही साइड दिखाई देता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताइए आप लोग कौन सा वाला गलत है। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और गलत उत्तर का चयन कीजिए। गलत उत्तर का चयन करना है आप लोगों ने, देखते कितने लोग करते हैं। सर आप सबको लैपटॉप चाहिए, बिल्कुल देखते कितने लोग जो है यहाँ पर मैं लैपटॉप ले पाते हैं, सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन गलत उत्तर का चयन करना है। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ठीक है, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, इसमें 1000 से अधिक सूक्त है। कौन सा वाला गलत है ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स 3500, अभी देखिए ऑप्शन के अंदर में थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप लोग एक बार वापस से देख लीजिएगा, ठीक है। 3500 वर्ष पूर्व इसको लिखा गया था क्या, नहीं ये लिखा नहीं गया था, ठीक है, इसकी रचना हुई थी। वेरी गुड, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर में लिखा है उसकी रचना हुई थी, उसको कंपोज किया गया था। प्राकृत नहीं, संस्कृत के अंदर में लिखा गया था, संस्कृत के अंदर में, ठीक है, संस्कृत के अंदर में लिखा गया था ये। इसमें 1000 से अधिक सूक्त है, 1028 सूक्त है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सही है, ये दोनों गलत है। आपसे गलत वाला पूछा है, ए और बी गलत है, तो बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक है, रचना हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है वो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर में कितने साल पहले रचना हुई थी ये भी लिख दो एक बार लिखो कितने साल पहले। 1500 साल पहले, 2500 साल पहले, 3500 साल पहले, 4500 साल पहले। जल्दी से लिख देंगे आप लोग, देखकर लिखो लेकिन लिखो, ठीक है। 1200 के बहुत पास में, केवल 9 लाइक्स दूर है हम लोग 1200 लाइक्स के। जल्दी से आप लोग जो है कमेंट के अंदर में आंसर करने के साथ में सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, और हर बच्चे ने सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। 3500 साल पहले। सप्त ऋषि 7 तारों का एक समूह है जो ब्लैंक तारामंडल का हिस्सा है, किसका है। एचपी टीजीटी आर्ट्स का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। सप्त ऋषि 7 तारों का जो है समूह है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर। ये याद रखना है आप लोगों ने, उर्सा मेजर, ये याद रखना है आप लोगों ने, उर्सा मेजर इसको कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कराया था, ठीक है, इससे रिलेटेड कि सप्त ऋषि 7 तारों का समूह है, उसको क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर बोलते हैं आप लोग। ये देखिए यहाँ पर में ये 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तारे, इसको क्या कहा जाता है, उर्सा मेजर, ठीक है। इसके मदद से आप लोग पोल स्टार को फाइंड आउट कर सकते हो। नीचे वाले जो नीचे के 2 तारे उससे एक सीधी रेखा बनाओ, ठीक है, आपको पोल स्टार मिल जाएगा सीधी रेखा में, सप्तऋषि। अच्छा देखिए एसएससी जीडी में भी आया था क्वेश्चन ये आपका, ठीक है, 13 जनवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 4 में। नक्षत्र उर्सा मेजर को ब्लैंक भी कहा जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है। इसको क्या कहा जाता है, इसको बिग बियर कॉन्स्टिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, बिग बियर या ग्रेट बियर, बिग बियर या ग्रेट बियर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर मैं बता दिया है। इसको बिग बियर कॉन्स्टिलेशन या ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों को इसका आंसर करना है, विविधता में कौन सा योगदान करते हैं। अब जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा वो इसका आंसर कर पाएगा। कौन विविधता में योगदान करते हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। और कमेंट के अंदर में स्पीड में आंसर करेंगे आप लोग, कौन से कारक विविधता में योगदान करते हैं। क्या बात है फ्रेंड, 1250 के करीब करीब लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो विविधता में योगदान करते हैं रिलीजन, कास्ट सिस्टम, लैंग्वेज, भेदभाव। देखो भेदभाव जो है विविधता में योगदान नहीं करते, कास्ट सिस्टम भी योगदान नहीं करता। अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे, अलग अलग भाषा बोलेंगे तो विविधता में योगदान करेंगे। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 आप लोगों का दिया ऑप्शन नंबर बी में। जब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है, अभी क्लास में, उस समय में मैंने आपसे बोला था कौन नहीं करता है, और अब हम लोगों ने यहाँ पर मैं कर दिया कि कौन करता है। तो जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसका आंसर सही आएगा। कितने लोग मानते हैं ये चीज को, जितने बच्चे जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा और अब उनको समझ में आ गया ये चीज, हाथ ऊपर कर देंगे एक बार। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आगे बढ़ते, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन करते हैं। कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये पूरा समझाया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में नील की खेती की एक प्रणाली थी। नील की खेती उगाने के 2 प्रकार थे, मैंने आपको ऐसे करके बताया था, याद है आपको। नील की खेती करने के 2 प्रकार, एक था आप लोगों का निज सिस्टम और एक था आप लोगों का रियोती सिस्टम। रियोती सिस्टम मतलब किसानों को कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करवाना, और निज सिस्टम मतलब खुद खेती करना अपने अपने खेत में। तो निज सिस्टम, चलो दोनों लिख दो,
नील की खेती करने के दो दो सिस्टम कौन कौन से थे, निज और रेयोती। रेयोती मतलब किसानों को एग्रीमेंट करके उनसे खेती करवाना, और निज मतलब खुद की जमीन पर खेती करना, ठीक है। और रेती मतलब किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करवाना। इंडिगो कल्टीवेशन या नील की खेती के दो प्रकार, निज और रेती, ठीक है। सतत व्यापक मूल्यांकन शामिल है, ठीक है। ये आपका 2000 दिसंबर 2019 में, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन, जल्दी बताइए। R10 आप लोगों का। जल्दी बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो इसका ईयर एक बार फिर से लिख दीजिए आप लोग, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। केवीएस के अंदर में, DSSB के अंदर में आप लोगों से काम आने वाला है ये आप लोगों का। इसके अलावा जो है आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या शामिल है। अच्छा, इसका ईयर के साथ साथ में किसने इसको लाया था वो भी आप लिख दोगे, ठीक है। चलिए, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड, तो इसके अंदर में बोथ फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों आ जाता है आप लोगों का, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका डाइवर्स स्ट्रेटेजी जो है, अलग अलग स्ट्रेटेजी जो है आप लोगों की इसके अंदर में आ जाती है। फॉर्मेटिव भी आ जाती है, समेटिव भी आ जाती है, इसके अंदर में असेसमेंट की दोनों टेक्निक आ जाती है, ताकि बच्चे का आप लोग अच्छे से मूल्यांकन कर सके, ठीक है। तो फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों को देखो। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब है व्यापक स्तर पर, कॉम्प्रिहेंसिव स्तर पे जो बच्चे का आप लोग आकलन कर सकते हो वो सब कर लो, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करो, उसके अंदर में इंप्रूवमेंट लाओ, जो भी तरीका हो सकता है हर तरीका अपनाओ यहाँ पर में, ठीक है। तो ये एक आपका है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन 2019 का क्वेश्चन आपका। फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों असेसमेंट उसके अंदर में आते हैं, ताकि आप वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सके बच्चे की जांच करने के लिए, बच्चे के विकास के अंदर में हर वह संभव चीज आपको करनी है जो आप कर सकते हो। वेरी गुड किरण पांडे, सीबीएसई ने 2009 के अंदर में इसको लेकर आया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा आप लोगों का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका, ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके, इसको भी मैं कवर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग जो है इसका इस तरीके के सभी क्वेश्चन को आप लोग इससे अवगत हो सके। इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे आप सभी लोग। हर रोज 5 बजे जो है फ्रेंड्स आप लोगों की क्लास होने वाली है, ओके। हर रोज 5 बजे टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में, और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर दोगे कमेंट के अंदर में, सभी के सभी बच्चे, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने करना है। जितने भी बच्चे नए हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है क्रैश कोर्स के अंदर में, एनरोलमेंट होने का फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भर दीजिए इसके अंदर में। बहुत ही सिंपल है, ये वीडियो मान लीजिए आप लोग देख रहे हो, तो सीटेट दिसंबर 2024 क्रैश कोर्स लिंक, इसके ऊपर में जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है। इस फॉर्म को आप लोगों ने फिल कर देना है, टीम आपको बैकएंड से ऐड कर देंगी उसमें। जो भी बच्चा इस कोर्स में एनरोल रहेगा और अगर वो 140 प्लस स्कोर करता है, तो टीचिंग परीक्षा की तरफ से उसको लैपटॉप भी मिलेगा, ताकि बाकी के बच्चे उसको देखकर और ज्यादा मोटिवेट हो, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों का जो है प्रिपरेशन अच्छी हो जाएंगी, तो आगे के एग्जाम में भी आप लोगों को काम आएगा, है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोगों ने फॉर्म भर देना है। नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सभी के सभी बच्चे फॉर्म जरूर भर दे, क्योंकि वहां पर मैं आपको अच्छा, अभी जैसे ये वीडियो खत्म होगा जल्दी से जाइए, जिन बच्चों जो बच्चे ऐड हो चुके हैं, वो बच्चे, जिन बच्चों ने कल फॉर्म भर चुके थे वो ऐड हो चुके होंगे, और जो बच्चे अभी फॉर्म भरेंगे अगले 15 मिनट में, 20 मिनट के अंदर में, ठीक है, उन सभी बच्चों को ऐड कर दिया जाएगा अभी तुरंत में, ठीक है, 20-25 मिनट के अंदर में। वो लोग भी टेस्ट दे सकते हैं। इस पूरी क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी वहां पर में पढ़ने के लिए, ताकि आप लोग पीडीएफ पढ़ सके अच्छे से। आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगी आगे में जाकर, यूनिट टेस्ट मिलेंगी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हर हफ्ते आपकी टेस्ट होंगी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फॉर्म भर दीजिएगा सभी लोग, और टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए। हर रोज 5 बजे आपकी एसएसटी की क्लास होंगी। सीडीबी की क्लास जो है कब आप लोगों की, अगर जैसे आपको दीपाली मैम 11 बजे लेती है, हिंदी की क्लास 12 बजे होती है आप लोगों की, अलग अलग क्लासेस आपकी चल रही है। साइंस की क्लास होती है सुबह 10 बजे, जो भी आप ईवीएस की क्लास होती है आप लोगों की 4 बजे। तो इन क्लासेस के अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपको सीडीबी पढ़ा दूं, तो आप बताइएगा कि कौन सा सूटेबल समय है आप लोगों के लिए जिसमें आप लोग पढ़ना चाहते हो, ठीक है। सेशन को लाइक करने के साथ में फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में से कितने रिवीजन के क्वेश्चन सही हुए वो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और टेस्ट में कितना स्कोर आया वो भी आप बता दोगे, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का। मिलते हैं कल 5 बजे, डॉट 5 बजे का अलार्म लगा के रख लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग आ सके, ठीक है। मैं ये वाला क्वेश्चन भी कल कवर करवाऊंगा आप लोगों को, और साथ ही साथ आगे में और भी बहुत सारे पॉइंट्स कल भी पढ़ेंगे हम लोग। और कैसा लगा लेक्चर वो भी बताइएगा जरूर आप लोग मुझे कमेंट में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और जो बच्चे नए फॉर्म भर दे, टेस्ट दे दीजिए जाकर ऐप पर, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर टेस्ट डाल दी गई है, आप लोग जाकर दे सकते हो अभी।